हम अपने चैनल पर आज पहली बार हम एसएसटी की वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो कि क्लास 10 के बच्चों के लिए बनी हुई है। इसमें आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा, वो भी सेल्फ स्टडी भैया से, और पूरी इकोनॉमिक्स इस शॉर्ट में कवर हो जाएगी। तो बोर्ड की फुल तैयारी के लिए इस फुल वीडियो को देखें और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के बाहर से बोर्ड में आपको कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट गोल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। अब दोस्तों आप मुझे ये बताओ कि आपके हिसाब से डेवलपमेंट क्या है। तो आप में से कई सारे लोग कहेंगे कि बिल्डिंग्स का बनना डेवलपमेंट है, रोड्स बनना डेवलपमेंट है, रेलवेज बनना डेवलपमेंट है, अच्छे स्कूल्स होना डेवलपमेंट है, हॉस्पिटल्स होना डेवलपमेंट है। तो सबके दिमाग में अलग अलग थॉट्स आएंगे डेवलपमेंट से रिलेटेड। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि डेवलपमेंट को एक सिंगल लाइन में डिफाइन करो तो कैसे करोगे? देखो, हम लिखेंगे द बेटरमेंट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड डेवलपमेंट। मतलब किसी चीज का पहले से बेहतर हो जाना डेवलपमेंट कहलाता है। आए समझ? अब दोस्तों अलग अलग लोगों के जो डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं वे अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल एक किसान है तो वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि उसकी जो फसल है उसका उसे ज्यादा से ज्यादा दाम मिले, यानी कि वो उसका डेवलपमेंटल गोल है। सिमिलरली एक मजदूर है तो वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि उसे एक दिन की ज्यादा से ज्यादा मजदूरी मिले, तो वो उसका डेवलपमेंटल गोल है। जैसे मान लो एक लड़का है उसे कार चाहिए तो कार उसके लिए डेवलपमेंटल गोल है। एक लड़की उसे सिंगर बनना है तो सिंगर बनना उसके लिए डेवलपमेंटल गोल है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि अलग अलग लोगों के जो डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं वे अलग अलग होते हैं, यानी कि डिफरेंट पीपल्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि जो एक के लिए डेवलपमेंट होता है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं होता है, बल्कि डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि डैम बन जाए क्योंकि इससे हमें फायदा है, हमें अच्छी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी प्लस अच्छी वाटर सप्लाई भी मिलेगी। लेकिन दोस्तों जो वहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके लिए ये अच्छा नहीं, क्योंकि अगर डैम बनता है तो उन्हें तो अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी और उन्हें कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एक के लिए डेवलपमेंट होता है वो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट ही हो, बल्कि नुकसानदायक भी हो सकता है, जैसे कि हमने इस एग्जांपल में भी देखा। तो हम लिख सकते हैं व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, इट मे बी डिस्ट्रक्टिव। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनकम एंड अदर गोल्स। दोस्तों आज के समय में सबके अलग अलग गोल्स हैं, लेकिन सब में एक चीज कॉमन है, सबको पैसा जरूर चाहिए। एक किसान है उसको अपनी फसलों का अच्छा दाम चाहिए, एक मजदूर है उसे एक दिन की ज्यादा मजदूरी चाहिए, एक बिजनेसमैन है तो उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। अगर मैं साफ साफ शब्दों में कहूं तो एवरीबॉडी वांट्स मोर इनकम, या हम कह सकते हैं एवरीबॉडी वांट्स मोर मनी। सबको पैसा जरूर चाहिए। लेकिन दोस्तों ये एक रियलिटी है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे रीजन है। देखो इस दुनिया में दो तरह के गोल्स होते हैं। एक होते हैं मटेरियलिस्टिक गोल्स जिन्हें हम पैसों से खरीद सकते हैं, जैसे कि घर, कार, क्लॉथ्स, फ्रिज, तो ये मटेरियलिस्टिक गोल्स होते हैं। दूसरे होते हैं नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स जिन्हें हम पैसों से नहीं खरीद सकते, जैसे कि इक्वालिटी, फ्रीडम, फ्रेंडशिप, लव, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट। तो ये नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इंसानों के डेवलपमेंट के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि उसके साथ साथ लोगों को इन सब की भी जरूरत होती है। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, उसकी एक बाहर की कंट्री में जॉब लग गई, उसे खूब पैसा मिल रहा है, वो अच्छा खासा कमा भी रहा है, लेकिन वहां पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, यानी कि उसे इक्वालिटी नहीं मिल रही है, जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। अब आप खुद ही सोचो कि क्या वो अपने आप को डेवलप फील कर पाएगा? नहीं ना। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनी इज नॉट इनफ फॉर डेवलपमेंट। मतलब पैसा काफी नहीं है डेवलपमेंट के लिए। इनफैक्ट फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट पीपल लुक एट ऑन बोथ मटेरियलिस्टिक गोल्स एज वेल एज नॉन मटेरियलिस्टिक। मतलब अगर प्रॉपर डेवलपमेंट करना है तो इंसानों को दोनों को देखना पड़ेगा, मटेरियलिस्टिक गोल्स को भी और नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स को भी। आए समझ में? और आपने एक और चीज नोटिस की कि जो हमारा टॉपिक था इनकम एंड अदर गोल्स, वो भी हमें यही बताना चाह रहा है कि इनकम तो जरूरी है ही, लेकिन उसके साथ साथ अदर गोल्स भी जरूरी होते हैं। नेशनल डेवलपमेंट। दोस्तों अभी तक हमने जो पढ़ा वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए था। हमने ये जाना कि डेवलपमेंट का मतलब एक व्यक्ति के हिसाब से क्या होता है, लेकिन इस टॉपिक में हम जानेंगे कि पूरे नेशन का डेवलपमेंट कैसे होता है, मतलब पूरी कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो यहाँ पर भी लोगों के अलग अलग थॉट्स होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि देश का डेवलपमेंट तब होगा जब देश की सड़कें अच्छी होंगी। कुछ लोग कहते हैं कि देश का डेवलपमेंट तब होगा जब हेल्थ सेक्टर इंप्रूव करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि देश का डेवलपमेंट तब होगा जब एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव करेगा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि देश का डेवलपमेंट तब होगा जब पेट्रोल का दाम कम होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार लोगों के डेवलपमेंटल गोल्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक उसी प्रकार नेशन के डेवलपमेंट के प्रति भी लोगों की अलग अलग धारणाएं हो सकती हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं डिफरेंट पीपल कुड हैव डिफरेंट नोशंस टुवर्ड नेशनल डेवलपमेंट। और जब लोगों के अलग अलग विचार होंगे तो वो कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं। आए समझ? इसलिए जब भी कुछ किया जाता है डेवलपमेंट के लिए तो ये ध्यान रखा जाता है कि उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो और नुकसान की गुंजाइश कम से कम हो। अब दोस्तों ये तो हम जानते हैं कि देश का विकास होना नेशनल डेवलपमेंट होता है, पर नेशनल डेवलपमेंट को डिफाइन कैसे करेंगे, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी? देखो, तो द एबिलिटी ऑफ द कंट्री टू इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इट्स सिटीजंस इज कॉल्ड नेशनल डेवलपमेंट। मतलब जब देश के नागरिकों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा तब हम कहेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है। मतलब वही बात है, देश तरक्की जब करेगा जब देश के लोग तरक्की करेंगे। और देश के लोग कब तरक्की करेंगे? जब उन्हें अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छी मेडिकल केयर मिलेगी, पब्लिक फैसिलिटीज मिलेगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो देश अपने आप तरक्की करेगा। आए समझ? हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। आपने देखा होगा कि कोई कंट्री डेवलप्ड होती है, कोई कंट्री अंडर डेवलप्ड होती है। तो ये पता कैसे चलता है कि ये कंट्री डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है? तो ये हम पता करते हैं इनकम के बेसिस। मतलब कोई कंट्री कितना कमाती है, इस आधार पर हम कंपेयर करते हैं कि वो कंट्री डेवलप्ड है या नहीं। जिस कंट्री की जितनी ज्यादा इनकम होगी वो कंट्री उतनी ही ज्यादा डेवलप्ड होगी। तो हम लिख सकते हैं फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पर ध्यान देना, मैंने क्या बोला? वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एट्रीब्यूट। मतलब इनकम जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एट्रीब्यूट है कंट्रीज को कंपेयर करने की। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जब भी कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है तो सबसे पहले देखी जाती है उसकी इनकम। वो भी कौन सी इनकम? पर कैपिटा इनकम, जिसे हम एवरेज इनकम भी कहते हैं। तो क्या होती है पर कैपिटा इनकम? तो पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति एवरेज कितने पैसे कमाता है एक साल के अंदर। तो इसको निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कंट्री की टोटल इनकम अपॉन कंट्री की टोटल पॉपुलेशन। इस फॉर्मूले से हम कंट्री की पर कैपिटा इनकम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंट्री है जिसमें 4 लोग रहते हैं, ए बी सी डी। ए 3 रुपए कमाता है, बी 7 रुपए कमाता है, सी 2 रुपए कमाता है और डी 4 रुपए कमाता है। अब आपको इस कंट्री की पर कैपिटा इनकम निकालनी, तो कैसे निकालेंगे? तो आप फॉर्मूले को देखो, तो फॉर्मूले के हिसाब से सबसे ऊपर आएगी टोटल इनकम, कंट्री की टोटल इनकम, जो कि कितनी है सबको ऐड कर देंगे, कितनी आ जाएगी? 16 आ जाएगी, यानी कि टोटल इनकम आ गई 60। नीचे आएगी टोटल पॉपुलेशन, कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, तो डिवाइड करेंगे कितना आंसर आ जाएगा? 4 आ जाएगा, यानी कि इस कंट्री की पर कैपिटा इनकम आ गई 4। आज समझने की पर कैपिटा इनकम क्या होती है और उसे कैसे निकालते हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, ये पता कैसे करते हैं। तो होता क्या है कि जो वर्ल्ड बैंक होता है वो एक रिपोर्ट जारी करता है जिसका नाम है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो 2017 की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम $12,056 पर एनम या उससे ज्यादा है तो वे कंट्रीज रिच कहलाएंगी।
और जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम $955 या उससे कम है तो वे कंट्रीज पुअर कहलाएंगी। अगर हम अपनी इंडिया की बात करें तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम है $1820 पर एनम। तो इस हिसाब से हमारी इंडिया लो मिडिल इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में आती है, यानी कि इंडिया मिडिल और पुअर कंट्रीज के बीच में लाई करती है। आए समझ? तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जितनी भी रिच कंट्रीज होती हैं वे जनरली डेवलप्ड कंट्रीज कहलाती हैं, मिडिल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज को छोड़कर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि केवल इनकम ही डेवलपमेंट को डिफाइन नहीं करती है, अकेले इनकम से ही काम नहीं चलता है, बल्कि इनकम के अलावा भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि फ्रीडम, सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन, इक्वालिटी, इन सब पर भी नेशनल डेवलपमेंट डिपेंड करता है। आए समझ? इसी कंसेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हम पढ़ते हैं इस टॉपिक को जिसका नाम है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, मतलब इनकम के अलावा और कौन-कौन से क्राइटेरिया होते हैं। तो इसे हम समझते हैं कुछ स्टेट्स के एग्जांपल से, जो कि है हरियाणा, केरला एंड बिहार। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकी पर कैपिटा इनकम। तो हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है वो है 1,80,174 रुपीज। सिमिलरली केरला की पर कैपिटा इनकम है 1,63,475 रुपीज एंड बिहार की पर कैपिटा इनकम है 34,409 रुपीज। तो यहाँ पर किसकी सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम है? हरियाणा। यानी कि अगर हमने केवल इनकम के बेसिस पर कंपेयर किया तो यहाँ पर हमें क्या लगेगा कि हरियाणा डेवलप्ड है, पर जैसे कि हमारा टॉपिक है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, तो यहाँ पर हमें इनकम के अलावा अदर क्राइटेरिया को भी देखना पड़ेगा, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, तो इनको भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती क्या है। तो इट्स इंडिकेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लिव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये बताती है कि एक पर्टिकुलर ईयर में 1000 बच्चों में से कितने बच्चे मर जाते हैं अपनी 1 साल कंप्लीट करने से पहले। तो ये होती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जितनी ज्यादा कम होगी उतना ही अच्छा होगा। तो हरियाणा की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 30, केरला की है 10 और बिहार की है 35। तो यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसकी कम है? केरला की। तो इसका मतलब क्या है कि केरला इस फील्ड में इन दोनों से आगे है। अब देखिए लिटरेसी रेट को। तो लिटरेसी रेट का मतलब होता है द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पीपल इन 7 एंड अबव एज ग्रुप, मतलब 7 या उससे ज्यादा एज ग्रुप के कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो हरियाणा में लिटरेसी रेट है 82, मतलब 82% लोग पढ़े लिखे हैं। केरला की लिटरेसी रेट है 94, यानी कि 94% लोग पढ़े लिखे हैं केरला के। और बिहार की लिटरेसी रेट है 62, यानी कि बिहार में 62% ही लोग पढ़े लिखे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि जितनी ज्यादा लिटरेसी रेट उतनी ज्यादा पढ़े लिखे लोग। तो यहाँ पर सबसे अच्छी लिटरेसी रेट किसकी है? केरला की। अब देखते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो को। तो ये क्या होता है देखो, तो द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 इयर्स अटेंडिंग स्कूल एज परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप, मतलब 14 से 15 साल के जो बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं। तो अगर हम देखें हरियाणा को, तो हरियाणा का नेट अटेंडेंस रेशियो है 61, मतलब हरियाणा में इस ग्रुप के हर 100 बच्चों में से केवल 61 बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं। वहीं अगर हम देखें केरला को, तो केरला का नेट अटेंडेंस रेशियो है 83, मतलब इस ग्रुप में हर 100 बच्चों में से 83 बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं। अगर हम देखें बिहार का, तो बिहार का नेट अटेंडेंस रेशियो है 43, मतलब 100 बच्चों में से केवल 43 बच्चे ही स्कूल अटेंड करते हैं। तो यहाँ पर भी बेस्ट कौन है? केरला, क्योंकि केरला का सबसे ज्यादा नेट अटेंडेंस रेशियो। आए समझ? अब आप इस पूरे डाटा को जरा ध्यान से देखो। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि भले ही हरियाणा की पर कैपिटा इनकम ज्यादा थी, लेकिन बाकी फैक्टर्स में हरियाणा पीछे था। तो कहने का मतलब ये है कि इनकम इकलौता क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कंट्रीज या स्टेट्स को कंपेयर करने का, बल्कि इनकम के साथ साथ हेल्थ और एजुकेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डेवलपमेंट। अब देखो ना कि केरला इन सब फील्ड में आगे क्यों था, क्योंकि केरला में एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी थी। आए समझ? इसी से रिलेटेड बहुत ही अच्छी लाइन है जो कि है मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास पैसा है वो सारी चीजें नहीं खरीद सकता जो जीने के लिए जरूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद ही सोचो, क्या हम पैसे की मदद से एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट खरीद सकते हैं? नहीं ना। सिमिलरली क्या हम पैसे की मदद से इन्फेक्शन होने से रोक सकते हैं? ऐसा तो नहीं होगा ना कि इन्फेक्शन आपसे पूछेगा कि आप पैसे वाले हो या गरीब हो। इन्फेक्शन तो कभी भी किसी को भी हो सकता है। इसलिए इनकम के साथ साथ अदर फैक्टर्स को भी कंसीडर करना चाहिए। पब्लिक फैसिलिटीज, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ऐसी फैसिलिटीज जो पब्लिक को दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि लोग अच्छे से अपना जीवन जी सके और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, उन्हें पब्लिक फैसिलिटीज कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं पब्लिक फैसिलिटीज आर द दोस बेसिक फैसिलिटीज व्हिच आर प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजंस बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर वेलबींग एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गई, सिक्योरिटी हो गई, फूड हो गया, तो ये पब्लिक फैसिलिटीज होती हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है लोगों के लिए। तो जितनी ज्यादा अच्छी पब्लिक फैसिलिटीज लोगों को मिलेंगी, लोगों की लाइफ भी उतनी ज्यादा बेहतर होती जाएगी। इसलिए कुछ स्टेट्स में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है ताकि लोगों को अच्छी हेल्थ और न्यूट्रिशन मिलता रहे। बॉडी मास इंडेक्स यानी कि बीएमआई। तो बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है? तो ये क्राइटेरिया होता है जिसकी मदद से हम किसी भी पर्सन के हेल्थ स्टेटस को बता सकते हैं कि वो नरिश्ड है या अंडर नरिश्ड है या ओवरवेटेड है। यानी कि हम लिख सकते हैं बॉडी मास इंडेक्स इज द क्राइटेरिया व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड आउट वेदर अ पर्सन इज नरिश्ड, अंडर नरिश्ड और ओवरवेटेड। अब बॉडी मास इंडेक्स निकालते कैसे? हाउ टू फाइंड बॉडी मास इंडेक्स? देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि है वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर। वेट आपको केजी में लेना है और हाइट आपको मीटर में लेनी। तो मान लो कोई व्यक्ति है, उसका वेट है 120 केजी और उसकी हाइट है 2 मीटर्स। अब हम इसका बॉडी मास इंडेक्स निकालना है। तो ऊपर रखेंगे वेट जो कि है 120 केजी, नीचे रखेंगे हाइट और उसका करेंगे स्क्वायर, कितना आ जाएगा 4। तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 30, यानी कि जो बॉडी मास इंडेक्स है इस व्यक्ति का वो आ गया 30। तो इस तरीके से आप किसी भी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स निकाल सकते हैं। आए समझ? तो जिस किसी भी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स 18 से कम होता है तो वो कुपोषित होता है, यानी कि अंडर नरिश्ड रहता है। और जिसका बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज्यादा होता है वो ओवरवेटेड रहता है। और जिसका बॉडी मास इंडेक्स 18 से 25 के बीच में रहता है वो होता है फिट, यानी कि नरिश्ड। तो इस हिसाब से ये जो व्यक्ति है वो ओवरवेटेड है क्योंकि इसका बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज्यादा है। आए समझ में कि बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है और इसे कैसे निकालते हैं। अब दोस्तों, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूएनडीपी, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये क्या करता है? ये एक रिपोर्ट जारी करता है जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है क्या? चलिए जानते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि जो वर्ल्ड बैंक था वो कंट्रीज को कंपेयर करता था इनकम के बेसिस पर, और फिर इनकम के बेसिस पर ही कंक्लूड करता था कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी कंट्री डेवलप नहीं। ठीक उसी तरह से जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो भी कंट्रीज को कंपेयर करती है, पर ये इनकम के साथ साथ एजुकेशन और हेल्थ को भी कंसीडर करती है और एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार करती है जिससे कंट्रीज को रैंक किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट। तो इसी से रिलेटेड आप इस डाटा को देख सकते हो जिसमें अलग-अलग कंट्रीज को कंपेयर किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्कूलिंग। और इसमें ये लास्ट में दी गई है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग, मतलब डेवलपमेंट के आधार पर कौन सी कंट्री किस रैंक पर आती है ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर हम इंडिया को देखें तो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2019 इंडिया पूरे वर्ल्ड में 131 रैंक पर आती है डेवलपमेंट के बेसिस पर। इंडिया ऑक्यूपाइज 131st रैंक इन वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। आए समझ? सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। दोस्तों, आज के समय में क्या हो रहा है कि जो लोग हैं डेवलपमेंट के पीछे इस कदर भाग रहे हैं कि ये नहीं सोच रहे हैं कि इससे हमें फ्यूचर में नुकसान भी भुगतने पड़ सकते हैं। लोग डेवलपमेंट के लिए वाटर का ओवर यूज कर रहे हैं जिस वजह से वाटर लेवल डिक्रीज हो रहा है, पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, क्रूड ऑयल का ओवर यूज कर रहे हैं। अब आप खुद ही सोचो कि ऐसा डेवलपमेंट क्या मतलब है जिससे हमारा एनवायरमेंट डैमेज हो रहा है।
दोस्तों किसी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अगर लोग इसी रेट से क्रूड ऑयल का इस्तेमाल करते रहे तो आने वाले लगभग 50-60 सालों में रिजर्व क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा। तो जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो भी यही बताता है कि डेवलपमेंट करो पर इस तरीके से करो कि जो हमारा एनवायरमेंट है वो डैमेज ना हो और जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड्स के साथ भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, ताकि फ्यूचर में भी सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। तो सिंपली ऐसी एक्टिविटीज जिन्हें करने से हमें पैसा मिलता है, मतलब जिन्हें हम पैसे कमाने के लिए करते हैं। जैसे कि आप इन एग्जांपल्स को भी देख सकते हो। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे हैं इनकम को जनरेट करने के लिए। तो हम लिख सकते हैं दूस एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म टू जनरेट इनकम आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब दोस्तों जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उन्हें अलग अलग तरीकों से क्लासिफाई किया जाता है। अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, मतलब एक्टिविटीज का नेचर कैसा है, तो इस बेसिस पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 सेक्टर्स में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है टर्सरी सेक्टर। और अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, मतलब एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन कैसी है, तो इस बेसिस पर 2 सेक्टर्स में बांटा गया है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सिमिलरली अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो ओनरशिप के बेसिस पर भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 2 सेक्टर्स में बांटा गया है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। आई नो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट डोंट वरी, हम इन सारी चीजों को एक एक करके बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राइमरी सेक्टर को। तो प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो कि डायरेक्टली नेचर से कनेक्टेड होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर, माइनिंग, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री। तो ये जो एक्टिविटीज होती है वो नेचर से रिलेटेड होती है। इसमें हम डायरेक्टली नेचर का यूज करके रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो हम लिख सकते हैं व्हेन वी प्रोड्यूस समथिंग बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। और हमें ये भी जानना जरूरी है कि जो ये प्राइमरी सेक्टर होता है वो बेस प्रोवाइड करता है बाकी अदर प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल जो हम कॉटन की टी-शर्ट पहनते हैं वो किससे बनती है, कॉटन से। और कॉटन कहां से आता है, प्राइमरी सेक्टर से। मतलब प्राइमरी सेक्टर होगा तभी कोई अदर प्रोडक्ट बन पाएगा। क्योंकि ये जो सेक्टर है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इसलिए इसे एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में वो एक्टिविटीज आती हैं जिसमें हम नेचर के प्रोडक्ट को चेंज करते हैं एक नई फॉर्म में, यानी कि एक फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू। इसलिए इस सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इंडस्ट्रीज का काफी ज्यादा यूज होता है। फॉर एग्जांपल कॉटन से कपड़े बनाना, शुगर केन से शुगर और जैगरी बनाना, इसके अलावा कार मैन्युफैक्चरिंग, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, मींस जितना भी मैन्युफैक्चरिंग का वर्क होता है वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। तो हम लिख सकते हैं व्हेन नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर। नेक्स्ट है टर्सरी सेक्टर। इसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इस सेक्टर में वो एक्टिविटीज आती हैं जो कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में मदद करती हैं बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, बैंक, इसके अलावा टीचर्स, डॉक्टर्स, बार्बर्स, कोबलर्स, लॉयर। तो ये लोग सर्विस दे रहे हैं, ना कि कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये जो एक्टिविटीज हैं वो टर्सरी सेक्टर में आती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स। तो दोस्तों अभी तक हमने 3 सेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। तो देश में इन तीनों ही सेक्टर्स में काफी ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, और तीनों ही सेक्टर्स में बहुत सारे लोग काम भी कर रहे होते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हम ये पता कैसे करेंगे कि तीनों ही सेक्टर्स में कितना प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो ये हम पता करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की मदद से, यानी कि जीडीपी की मदद से। तो ये जीडीपी क्या होती है, आई नो आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, पर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता होगा, बट डोंट वरी, हम इससे बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक किसान है, उसने 10 किलो गेहूं उगाए। तो किसान क्या करता है, इन 10 किलो गेहूं को बेच देता है पास वाले मिल को 20 रुपए में। फिर ये मिल वाला क्या करता है, इसका आटा बनाता है और उसे बेच देता है बिस्कुट की कंपनी को 30 रुपए में। और फिर जो बिस्किट की कंपनी होती है वो बाकी चीजों को ऐड करके बिस्किट बना देती है, जिनकी वो प्राइस रखती है 50 रुपए। तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर जो आखिरी में हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट निकल के आया उसे हम कहेंगे फाइनल गुड, और जो बीच में जो बेचा गया था फैक्ट्री और कंपनी को उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड। तो ये बात याद रखना कि जब भी किसी भी कंट्री का प्रोडक्शन कैलकुलेट किया जाता है तो केवल फाइनल गुड्स की ही वैल्यू इंक्लूड की जाती है, रेदर देन इंटरमीडिएट गुड्स, मतलब इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूड नहीं की जाती। तो हम लिख सकते हैं व्हेन वी कैलकुलेट द प्रोडक्शन ऑफ ईच सेक्टर वी ओनली एडेड द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स रेदर देन इंटरमीडिएट गुड्स। अब सवाल ये उठता है कि हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड क्यों नहीं करते। तो ये तो हम अपने आप से समझ सकते हैं, क्योंकि जो इंटरमीडिएट गुड की जो वैल्यू होती है वो ऑलरेडी एडजस्ट हो जाती है फाइनल गुड्स में, मतलब ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है फाइनल गुड में, इसलिए हम इंक्लूड नहीं करते। तो अब हम जीडीपी की डेफिनेशन देखते हैं कि एक्चुअली जीडीपी होती क्या है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर इज कॉल्ड जीडीपी। मतलब एक साल के अंदर कंट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, उनकी टोटल वैल्यू को ही हम जीडीपी कहते हैं। तो यहाँ से हमें एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जिस भी कंट्री में जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उस कंट्री की उतनी ही बड़ी जीडीपी होगी, और जिस कंट्री में जितना कम प्रोडक्शन होगा उस कंट्री की उतनी ही कम जीडीपी होगी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो वर्ल्ड में सबसे बड़ी जीडीपी है यूएसए की, यानी कि यूएसए टॉप पोजीशन पर आता है जीडीपी के मामले में। और वहीं अगर हम बात करें अपनी इंडिया की, तो वर्ल्ड में इंडिया की 5th सबसे लार्जेस्ट जीडीपी है, यानी कि जीडीपी के मामले में इंडिया 5th पोजीशन पर आता है पूरे वर्ल्ड में। और इंडिया की जो जीडीपी है उसे मेजर किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के द्वारा। हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। दोस्तों शुरुआती दौर में यानी कि आज से कई साल पहले लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट थे, लोग खेतीबाड़ी करके गुजारा करते थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि इनिशियल स्टेज में इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर था प्राइमरी सेक्टर। लेकिन फिर कुछ समय बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए नई नई मशीनें आने लगती हैं, फैक्ट्री डेवलप होने लगती हैं। तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग खेतीबाड़ी छोड़कर फैक्ट्रीज में आकर काम करने लगते हैं, यानी कि फैक्ट्रीज की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं। और धीरे धीरे लोगों के लिए जो सेकेंडरी सेक्टर था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लगता है, यानी कि एक शिफ्ट देखने को मिला लोगों का प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर की तरफ। और आखिरी 100 सालों में हमें एक और शिफ्ट देखने को मिल रहा है जो कि है सेकेंडरी सेक्टर से टर्सरी सेक्टर की तरफ। यानी कि अब जो लोग हैं वो सेकेंडरी को भी छोड़कर धीरे धीरे टर्सरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़ने लगे। और आज के दौर में जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है वो टर्सरी सेक्टर में ही हो रहा है, और सबसे ज्यादा लोग भी इसी सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एक बेसिक पैटर्न देखने को मिला कि पहले लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते थे, फिर सेकेंडरी सेक्टर में काम करने लगे, और आज के समय में सबसे ज्यादा लोग टर्सरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। राइजिंग इंपोर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दोस्तों अगर हम अपनी इंडिया की बात करें तो पिछले 40 सालों में तीनों ही सेक्टर्स में काफी ज्यादा इंक्रीजमेंट देखने को मिला है, पर सबसे ज्यादा जो इंक्रीजमेंट देखने को मिला है वो मिला है टर्सरी सेक्टर में। इसी से रिलेटेड आप इस ग्राफ को भी देख सकते हो। इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो शुरुआती दौर में यानी कि 1973-74 के टाइम पर तीनों ही सेक्टर्स में बहुत कम प्रोडक्शन होता था, लेकिन आज के टाइम पर यानी कि 2013-14 का डाटा अगर हम देखें तो तीनों ही सेक्टर्स में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंप्रूवमेंट हुआ है वो हुआ है टर्सरी सेक्टर में, जैसा कि आप इस ग्राफ में भी देख सकते हो। अब हम देखते हैं कि जीडीपी में कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो आप इस ग्राफ को देखो, तो अगर हम देखें 1973-74 का डाटा, तो जीडीपी का 40% जो शेयर था वो आता था प्राइमरी सेक्टर से, जीडीपी का 13% जो शेयर था वो आता था सेकेंडरी सेक्टर से, और जीडीपी का 47% जो शेयर था वो आता था टर्सरी सेक्टर से। एंड अगर हम देखें कि आज के टाइम पर किस सेक्टर से कितना शेयर आता है, तो हम देखते हैं 2030-40 का डाटा। तो अकॉर्डिंग टू दिस जीडीपी का 40% जो शेयर है वो आता है प्राइमरी सेक्टर से, 19% जो शेयर है वो आता है सेकेंडरी सेक्टर से, और 67% जो शेयर है वो आता है टर्सरी सेक्टर से। तो इस ग्राफ से हमें क्या पता चला कि जीडीपी में सबसे कम कंट्रीब्यूट प्राइमरी सेक्टर करता है और जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट टर्सरी सेक्टर करता है।
अब सवाल ये उठता है कि जो ये टर्सरी सेक्टर है वो इतनी तेजी से ग्रो क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, चलिए जानते हैं। पहला रीजन है कि कुछ बेसिक सर्विसेज होती है जैसे कि हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, बैंक्स एक्सेट्रा। तो ये जो सर्विसेज होती हैं उनकी लोगों को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ये बेसिक सर्विसेज होती है और इन सर्विसेज को प्रोवाइड कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट जब इनको डेवलप करती है तो ऑटोमेटिकली सर्विस सेक्टर इंप्रूव होता है। दूसरा रीजन है कि जब एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो होता है तो जो सर्विस सेक्टर है वो भी साथ साथ अपने आप ग्रो होता है। तीसरा रीजन है कि कई लोगों की इनकम बढ़ रही है जिस वजह से लोग अदर सर्विसेज भी ऑप्ट करते हैं, जैसे कि खाना खाने के लिए बाहर चले जाते हैं, शॉपिंग करने चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं कहीं पर, पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगते हैं। तो इस वजह से अलग अलग सर्विसेज ग्रो हो रही है जिस वजह से सर्विस सेक्टर भी ग्रो हो रहा है। चौथा रीजन है कि धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है जिस वजह से इससे रिलेटेड सर्विसेज भी ग्रो हो रही है। तो दोस्तों ये कुछ रीजन है जिनकी वजह से जो टर्सरी सेक्टर है यानी कि सर्विस सेक्टर है वो ग्रो कर रहा है। अब आप एक और ग्राफ को देखो, इससे हमें पता चलेगा कि किस सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, मतलब किस सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं। तो अगर हम देखें 1977-78 का डाटा, तो 71% लोग प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड थे, 11% लोग सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयड थे और 18% लोग टर्सरी सेक्टर में एम्प्लॉयड थे। और अगर हम आज का डाटा देखें यानी कि 2017-18 का डाटा, तो 44% जो लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है, 25% लोग सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयड और 31% लोग टर्सरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है। तो इस ग्राफ से हमें क्या पता चला कि सबसे ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है। लेकिन तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, अगर हम आज के टाइम से कंपेयर करें तो भले प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है बट फिर भी सबसे कम प्रोडक्शन प्राइमरी सेक्टर में ही होता है, यानी कि जीडीपी में सबसे कम कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर ही करता है। तो ऐसा क्यों है कि प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा लोग काम कर रहे हैं पर वो प्रोडक्शन बहुत कम दे पा रहे हैं? तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, पर एक जो मेन रीजन है वो ये है कि जो ये प्राइमरी सेक्टर के लोग हैं वो अंडर इंप्लॉयमेंट यानी कि डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं। तो ये अंडर इंप्लॉयमेंट या डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, चलिए जानते हैं। जैसे मान लो एक खेत है उसमें 7 लोग काम कर रहे हैं लेकिन जरूरत केवल 3 लोगों की है, बाकी जो 4 लोग जो कि एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उनके होने या ना होने से प्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो लोग हैं उन्हें हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयड या डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयड। तो इन लोगों की जो संख्या है वो प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज्यादा है, इसलिए प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा तो लोग काम कर रहे हैं पर वो प्रोडक्शन उतना ही दे पा रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, मतलब लोगों के लिए ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे पैदा किया जा सकता है। तो पहला है कि गवर्नमेंट छोटे छोटे किसानों को चीफ लोन्स दे सकती है और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकती है, क्योंकि पहले लोग साल में एक क्रॉप उगाते थे लेकिन अब वो लोन के पैसों से ट्यूबवेल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड टूल्स का यूज करके साल भर में 2-3 फसल उगा सकते हैं जिससे वे पूरी साल एम्प्लॉयड रह सकते हैं। दूसरा तरीका है कि गवर्नमेंट डैम्स या कैनल्स बनवा सकती है जिससे काफी मजदूरों को रोजगार मिलेगा और काफी किसानों को अपनी फसलों को सींचने के लिए पानी मिलेगा। तीसरा तरीका है कि गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन और नए रोड बनवाने पर इन्वेस्ट कर सकती है जिससे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एक तो मजदूरों को जो कि रोड्स बनाएंगे और दूसरा ऑटो एंड ट्रक ड्राइवर्स को जो कि अपनी सर्विसेज देकर अपना घर चलाएंगे। चौथा तरीका है कि गवर्नमेंट छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सकती है रूरल एरियाज में जिससे गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा और उन लोगों को शहरों में नहीं भटकना पड़ेगा काम के लिए। पांचवा तरीका है कि गवर्नमेंट टूरिज्म को प्रमोट कर सकती है क्योंकि इससे भी कई सारे लोगों को रोजगार मिल सकता है। सिक्स्थ है कि गवर्नमेंट हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर पर भी इन्वेस्ट कर सकती है। तो दोस्तों ये कुछ तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकती है। पर दोस्तों ये लॉन्ग टर्म प्लान है इसलिए गवर्नमेंट को इनको सेटअप करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने बेरोजगारी को खत्म करने के लिए एक शॉर्ट टर्म प्लान को भी लॉन्च किया था जिसका नाम था मनरेगा, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 2005 में स्टार्ट किया गया था। इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट लोगों को राइट टू वर्क प्रोवाइड करती है, यानी कि लोगों को काम करने का अधिकार देती है। ये जो प्रोग्राम था वो इंडिया के 625 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया था। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग रूरल एरियाज में जिन लोगों के पास काम नहीं होता है उन्हें गवर्नमेंट 100 डे का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराते हैं। मतलब गवर्नमेंट ये वादा करती है कि कम से कम वो 100 डे का एम्प्लॉयमेंट तो देगी ही देगी, और अगर इन केस गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती है तो उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है, मतलब बिना काम कराए भी पैसे दे देती है गवर्नमेंट। तो मनरेगा की वजह से एम्प्लॉयमेंट की जो समस्या थी उसमें रूरल एरियाज के अंदर काफी सुधार देखने को मिला है। अब हम क्लासिफाई करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। तो एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस के हिसाब से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 2 सेक्टर्स में बांटा गया है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की। तो इस सेक्टर में जितने भी बिजनेस आते हैं वे सारे गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं और इन्हें गवर्नमेंट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि मिनिमम वेज एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, लेबर लॉ एक्सेट्रा। इस सेक्टर में जितने भी लोग काम करते हैं उन्हें जॉब सिक्योरिटी मिलती है, मतलब बिना किसी वैलिड रीजन के उन्हें जॉब से नहीं निकाला जा सकता। इस सेक्टर में लोगों को पेड हॉलिडे मिलती है, इसके अलावा फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं, मतलब इनको लिमिटेड टाइम के लिए ही काम करना पड़ता है और अगर ये ओवर टाइम करते हैं तो उसके उन्हें अलग से पैसे मिलते हैं। इन्हें अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिलती हैं और रिटायरमेंट के टाइम पर इन्हें पेंशन भी मिलता है। वहीं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वो बिल्कुल ही अपोजिट होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के बिजनेस गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं होते हैं और ना ही ये गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। इस सेक्टर में लोगों के पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, इन्हें पेड हॉलिडेज भी नहीं मिलती है, इनके वर्किंग आवर्स भी फिक्स नहीं होते हैं और इन्हें ओवर टाइम करने के भी कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलते हैं। इन्हें पुअर वर्किंग कंडीशंस में काम करना पड़ता है और ना ही इन्हें कोई पेंशन वगैरह मिलता है। तो यहाँ से हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वो बहुत ही अच्छा सेक्टर होता है, उसमें बहुत ही अच्छी जॉब्स होती हैं जिन्हें हर कोई करना पसंद करता है। वही अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में कोई भी व्यक्ति काम करना नहीं चाहता क्योंकि इसमें लोगों को उतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम क्यों नहीं करने लगते। तो इसके सिंपल से 2 रीजन है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब की बहुत कमी है, तो ऐसे में सारे लोग तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं कर सकते। दूसरा रीजन है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के लिए अच्छी स्किल्स या अच्छी नॉलेज चाहिए होती है जो कि हर किसी के पास नहीं होती, इसलिए लोगों को मजबूरी में आकर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना पड़ता है। शायद इसीलिए जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमें अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए मेहनत करते हैं ताकि हमें भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक अच्छी जॉब मिल सके। अब हम देखते हैं हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो वर्कर्स काम करते हैं उन्हें हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम देखें रूरल एरियाज में तो जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स हो गए, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हो गए, सेल क्रॉपर्स हो गए, आर्टिसंस हो गए, तो इन्हें गवर्नमेंट कैसे प्रोटेक्ट कर सकती है, इनकी कैसे मदद कर सकती है। पहला, गवर्नमेंट समय पर इन्हें सीड्स वगैरह प्रोवाइड करा सकती है, अलग अलग एग्रीकल्चर इनपुट्स प्रोवाइड करा सकती है, इन्हें चीफ लोन्स प्रोवाइड करा सकती है, प्लस स्टोरेज फैसिलिटीज दे सकती है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट इनकी हेल्प कर सकती है। और अगर हम देखें अर्बन एरियाज में तो अर्बन एरियाज में जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पर जो वर्कर्स काम करते हैं, ट्रेड्स और ट्रांसपोर्ट में जो लोग काम करते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, गारमेंट्स मेकर्स हो गए, तो इस तरीके के लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है अर्बन एरियाज में। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इनकी मदद कर सकती है। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उन्हें सस्ते रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करा सकती है, प्लस मार्केटिंग में हेल्प कर सकती है। तो इस तरीके से अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को फायदा होता है तो ऑब्वियसली उसमें काम कर रहे वर्कर्स को भी फायदा होगा और जो अदर वर्कर्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट लॉज एंड पॉलिसीज बना सकती है जिससे उन्हें सिक्योरिटी मिले। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो इनकी हेल्प कर सकती है। इन सबके अलावा अगर हम कास्ट वाइज देखें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे ज्यादा काम करते हैं एससी और एसटी कास्ट के लोग।
तो ऐसे में गवर्नमेंट इन्हें सपोर्ट कर सकती है और ये इंश्योर कर सकती है कि जो ये एससी और एसटी कास्ट के लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उन्हें भी वही वेजेस मिले जो बाकियों को मिलती, मतलब इनके साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो कास्ट के बेसिस पर। अब दोस्तों इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एक और तरीके से क्लासिफाई किया जाता है जो कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेसिस पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को दो सेक्टर्स में बांटा गया है जो कि है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर में वो कंपनियां आती हैं जो कि किसी एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप के द्वारा ओन की जाती हैं। इनका एकमात्र मोटिव होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। फॉर एग्जांपल टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। तो ये जो कंपनीज होती हैं वो प्राइवेट सेक्टर में आती हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बल्कि किसी एक व्यक्ति या किसी एक ग्रुप के द्वारा ओन की जाती हैं। और वहीं जो पब्लिक सेक्टर होता है उसमें वो चीजें या वो सर्विसेज आती हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती हैं। इनका मकसद होता है लोगों को सर्व करना, यानी कि लोगों की सेवा करना। फॉर एग्जांपल जितनी भी गवर्नमेंट की चीजें होती है जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पोस्ट ऑफिसेज, इंडियन रेलवेज, तो ये सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है लोगों के भले के लिए। तो ये सब आता है पब्लिक सेक्टर में। अब दोस्तों एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो ये गवर्नमेंट होती है उसके पास इतना पैसा कहां से आता है कि वो हमें ये सब कुछ प्रोवाइड करा देती है, जैसे कि बिजली, पानी, सड़क, रेलवे, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स। तो ये जो सर्विसेज होती है वो गवर्नमेंट हमें फ्री ऑफ कॉस्ट देती है या फिर बहुत ही कम दाम में प्रोवाइड कराती है। तो अब कैसे प्रोवाइड कराती है? तो गवर्नमेंट हमसे लेती है टैक्स, इसीलिए गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी बनती है हमें ये सब सर्विसेज प्रोवाइड कराने की, क्योंकि वो हमसे टैक्स ले रही है। अब एक और सवाल आता है कि क्या प्राइवेट सेक्टर ये सब सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करा सकता? नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पीछे कारण है कि इन सर्विसेज को प्रोवाइड कराने में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है जो कि किसी एक इंडिविजुअल या किसी एक ग्रुप की बस की बात नहीं है। और अगर ये मान भी लिया जाए कि किसी के पास इतना पैसा आ भी जाता है और वो हमें ये सर्विसेज दे भी देता है, तो क्या गारंटी है कि वो हमें ये सर्विसेज कम दाम में देगा? क्योंकि आप खुद ही सोचो कि अगर कोई करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करेगा इन सर्विसेज के लिए तो ऑब्वियसली वो हमसे ज्यादा रुपए चार्ज करेगा, क्योंकि उसे तो प्रॉफिट कमाना है। इसका आप एक एग्जांपल भी देख सकते हो कि जो गवर्नमेंट होती है वो हमें फ्री में या फिर बहुत ही कम दाम में पानी उपलब्ध कराती है, और वहीं जो प्राइवेट कंपनियां होती है वो मात्र 1 लीटर पानी के लिए 30 रुपए चार्ज करती है। तो ऐसे में अगर गवर्नमेंट ये बेसिक सर्विसेज देना बंद कर दे तो बेचारे जो गरीब लोग हैं वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी होती है इन बेसिक सर्विसेज को प्रोवाइड कराने की। और आपको ये भी जानना जरूरी है कि जो ये प्राइवेट सेक्टर होता है वो काफी ज्यादा डिपेंडेंट होता है पब्लिक सेक्टर के ऊपर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे कारण है। देखो, कोई भी कंपनी या फैक्ट्री को जब भी सेटअप किया जाता है तो ये इंश्योर किया जाता है कि उस जगह पर बिजली, पानी, सड़क जैसी सुविधाएं उपलब्ध है या नहीं है। कोई भी कंपनी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना नहीं चाहती है जहां पर ये बेसिक सर्विसेज उपलब्ध ही ना हो। तो ऐसे में गवर्नमेंट के लिए ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ये सब सर्विसेज प्रोवाइड कराना, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनीज या फैक्ट्री सेटअप हो सके, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले। तो इस चैप्टर में हम मनी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और मनी के अलग अलग फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। हम बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, साथ में हम क्रेडिट्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जो हम पैसे लेते हैं उधार के रूप में, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर में ये भी जानेंगे कि हम जो लोन लेते हैं वो किन लोगों से लेना चाहिए और लोन लेने के क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं। सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दोस्तों आज के समय में हम अपनी डेली लाइफ में मनी से जुड़े कई सारे ट्रांजैक्शंस देखते हैं। कई सारे लोग पैसे की मदद से कई सारी चीजें खरीद रहे होते हैं, कई सारे लोग पैसे के लिए चीजें बेच रहे होते हैं। तो इन दोनों केसेस में जो ट्रांजैक्शन हो रही है या जो पेमेंट हो रहा है वो मनी के थ्रू हो रहा है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी, मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है यानी कि खरीदारी होती है वो पैसे के द्वारा ही क्यों की जाती है? तो इसका सिंपल सा रीजन है कि अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा होता है तो वो आसानी से उस पैसे के बदले किसी भी चीज को या सर्विस को खरीद सकता है। इसलिए जितने भी लोग हैं वो ये चाहते हैं कि उन्हें जो पेमेंट मिले वो मनी की फॉर्म में मिले, ताकि वो भी उस मनी को एक्सचेंज करके कोई भी मनपसंद चीज खरीद सके। इसलिए आज के समय में जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वो मनी के थ्रू ही होती है। अब आप एक चीज सोचो जरा कि आज तो हमारे पास पैसा है इसलिए आज तो हम आसानी से ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, लेकिन आज से कई साल पहले जब मनी का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था तब लोग कैसे ट्रांजैक्शन किया करते थे, मतलब लेन देन कैसे किया करते थे? तो देखो, शुरुआती समय में चीजों को खरीदने और बेचने के लिए एक सिस्टम फॉलो किया जाता था जो कि था बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम क्या होता है? तो बार्टर सिस्टम इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पार्टीज विदाउट द यूज ऑफ मनी। मतलब बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग या पार्टी चीजों की अदला बदली करते हैं बिना पैसों का यूज किए। जैसे मान लो दो व्यक्ति हैं, एक के पास है गेहूं और दूसरे व्यक्ति के पास है चावल। तो इस वाले व्यक्ति को चावल चाहिए, वहीं इस वाले व्यक्ति को गेहूं चाहिए, तो ये आपस में डायरेक्टली अदला बदली कर लेंगे सामान की वैल्यू के हिसाब से। ठीक इसी प्रकार से एक व्यक्ति है, उसके पास कपड़े हैं बट उसे जूते चाहिए, तो वो ऐसे व्यक्ति के पास जाएगा जो उसे कपड़े ले ले और उसके बदले में उसे जूते दे दे, तो वो उसे क्या करेगा? एक्सचेंज कर लेगा। तो ये जो सिस्टम होता है चीजों की अदला बदली करने का बिना मनी का यूज किए, इसी को बोला जाता है बार्टर सिस्टम। ये सिस्टम पुराने समय में काफी यूज होता था क्योंकि तब लोगों के पास पैसा यानी कि मनी तो होती नहीं थी, इसीलिए वे चीजों की इसी प्रकार से अदला बदली किया करते थे। लेकिन दोस्तों इस बार्टर सिस्टम के अंदर एक प्रॉब्लम होती है। अब क्या प्रॉब्लम होती है? तो प्रॉब्लम होती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, मतलब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स फुलफिल होनी चाहिए, यानी कि दोनों पार्टीज राजी होनी चाहिए चीजों की अदला बदली करने के लिए। इसी को बोला जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसी में आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, उसके पास जूते हैं, तो वो चाहता है कि उसे उसके जूतों के बदले गेहूं मिल जाए। तो वो चाहता है ऐसे व्यक्ति के पास जिसके पास गेहूं थे, तो वो उससे कहता है कि भाई आप एक काम करो कि आप मेरे से शूज ले लो और उसके बदले मुझे गेहूं दे दो। तो वो कहता है कि मैं गेहूं तो दे देता बट मुझे जूते नहीं चाहिए, मुझे तो कपड़े चाहिए। तो क्या ये डील सक्सेसफुल होगी? नहीं, क्योंकि दोनों का कोइंसिडेंस नहीं बैठ रहा। ठीक इसी प्रकार से ये व्यक्ति जाता है दूसरे व्यक्ति के पास जिसके पास मटके थे, तो अब उस मटके वाले के सामने सेम कंडीशन रखता है। वो कहता है कि आप मेरे से जूते ले लो और उसके बदले में मुझे गेहूं दे दो। तो सामने वाला कहता है मुझे जूते तो चाहिए बट मेरे पास गेहूं नहीं, मेरे पास तो मटके हैं। तो यहाँ पर भी ये डील सक्सेसफुल नहीं होगी क्योंकि दोनों का कोइंसिडेंस नहीं बैठ रहा। तो यहाँ से हमें बार्टर सिस्टम का फीचर समझ में आता है कि बार्टर सिस्टम तभी सक्सेसफुल होगा जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स फुलफिल होंगी, मतलब जब दोनों पार्टी राजी होंगी चीजों की अदला बदली करने के लिए, तभी जो है बार्टर सिस्टम सक्सेसफुल होगा। तो हम लिख सकते हैं द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज अ वेरी एसेंशियल फीचर ऑफ बार्टर सिस्टम। तो ये तो हुई पुराने टाइम की बात कि पहले बार्टर सिस्टम फॉलो होता था। लेकिन अगर हम मॉडर्न इकोनॉमी की बात करें तो आज के समय में हम यूज करते हैं मनी का। तो मनी के आने की वजह से जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जो प्रॉब्लम थी वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाती है, क्योंकि मनी को हर कोई एक्सेप्ट करता है। मटके वाला भी एक्सेप्ट करता है, जूते वाला भी एक्सेप्ट करता है, गेहूं वाला भी एक्सेप्ट करता है, सब एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए आज के समय में हम मनी को यूज करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि किसी भी चीज से बदलने के लिए। चलो मनी के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। तो जैसा कि हमने देखा कि मनी कोई ऐसी चीज है जो कि एक्ट कर सकती है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजैक्शन, मतलब हम ट्रांजैक्शन करने के लिए मनी का यूज कर सकते हैं। लेकिन अब आप एक बात सोचो कि आज तो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी है जिसका हम यूज करते हैं डेली ट्रांजैक्शन करने के लिए। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आज से कई साल पहले यानी कि अर्ली एजेस में इंडिया के लोग मनी के रूप में क्या यूज करते थे? तो अर्ली एजेस में इंडिया के लोग ग्रेन्स और कैटल्स का यूज करते थे एज अ मनी चीजों को खरीदने और बेचने के लिए। फिर इसके बाद धीरे धीरे मेटलिक कॉइंस का दौर आता है, मतलब लोग मेटलिक कॉइंस को एज अ मनी यूज करने लगे थे, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के कॉइन आते थे। जैसा कि आप इन इमेजेस में देख सकते हो, इस तरीके के सिक्कों का यूज होने लगा था। तो ये तो थी पुराने टाइम की बात। लेकिन आज हम मनी के रूप में यूज करते हैं करेंसी को। तो चलिए करेंसी के बारे में पढ़ते हैं। तो करेंसी क्या होती है? तो करेंसी इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी व्हिच
कंसिस्ट ऑफ पेपर नोट्स एंड कॉइन। तो करेंसी एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी होती है जिसमें पेपर नोट्स और कॉइन्स आते हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि आज की जो करेंसी है, मतलब जिसे हम मनी के रूप में यूज करते हैं, वो पुराने टाइम की मनी से बिल्कुल ही अलग है। आज की जो मॉडर्न करेंसी है वो इतनी ज्यादा प्रीशियस भी नहीं है जितनी पुराने टाइम के गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर के कॉइन्स हुआ करते थे, और ना ही ये करेंसी इतनी ज्यादा यूजफुल है डेली लाइफ में जितना ग्रेन्स और केटल्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि करेंसी का खुद का कोई यूज नहीं है, वो केवल एक पेपर है, लेकिन फिर भी लोग करेंसी को एक्सेप्ट करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ऐसा क्यों है? व्हाई करेंसी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो करेंसी होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज होती है, मतलब गवर्नमेंट ये गारंटी देती है कि जितने का भी नोट होगा आप उसके बदले उतनी वैल्यू का सामान खरीद सकते हो। आपने देखा भी होगा नोट पर क्लियरली लिखा रहता है गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इसीलिए लोगों का ट्रस्ट होता है और सभी लोग करेंसी को एक्सेप्ट करते हैं। इंडिया का जो रिजर्व बैंक होता है वही केवल करेंसी को इशू कर सकता है। एज पर इंडियन लॉ रिजर्व बैंक के अलावा कोई और इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन करेंसी को इशू नहीं कर सकती क्योंकि ये इलीगल माना जाता है। इसके अलावा हमारे लॉज ये लीगलाइज करते हैं कि अगर कोई पेमेंट हो रहा है हमारी करेंसी के थ्रू यानी कि रुपीस में, तो उस पेमेंट को कोई भी रिफ्यूज नहीं कर सकता, यानी कि उसे एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता, उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इसलिए हमारी करेंसी यानी कि रुपीस वाइडली एक्सेप्टेड है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि सभी लोगों के द्वारा यूज की जाती है। डिपॉजिट्स विद बैंक्स। इसके अलावा दोस्तों अब ऐसा नहीं है कि सभी लोग मनी को हाथ में लेकर घूमते हैं, बल्कि कई सारे लोग मनी को बैंक में एज अ डिपॉजिट भी रखते हैं। तो ये भी मनी ही कंसीडर की जाती है, भले वो हमारे हाथ में नहीं है लेकिन है तो हमारा ही पैसा। तो ज्यादातर सभी घरों में लगभग ऐसा होता है कि लोग अपनी इनकम का कुछ पैसा रख लेते हैं अपनी डे टू डे लाइफ की जरूरत के लिए, और जो एक्स्ट्रा कैश बचता है उस कैश को वो सीधा बैंक में जाकर जमा कर देते हैं अपने नाम का एक अकाउंट खुलवाकर। बैंक हमारे पैसे को रखता है और साथ में वो हमें इंटरेस्ट भी देता है हमारे डिपॉजिट के ऊपर। अब इससे होता क्या है कि लोगों का पैसा सेव भी रहता है और वो कुछ अमाउंट भी कमा लेते हैं इंटरेस्ट के रूप में। और तो और दोस्तों हमारे लिए ऐसे प्रोविजंस भी बनाए गए हैं कि हम बैंक से कभी भी पैसे निकाल सकते हैं जब भी हमें जरूरत हो। अब दोस्तों हम जो पैसा जमा करते हैं ना बैंक में, मतलब हम जो मनी डिपॉजिट करते हैं बैंक में, उसे डिमांड डिपॉजिट बोला जाता है। नाम से समझ में आ रहा है कि क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम अपनी डिमांड के अनुसार जब चाहें तब अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बैंक में डिमांड डिपॉजिट करने के कई सारे और फायदे भी होते हैं, जिसमें से एक फायदा होता है चेक का। अब ये चेक क्या होता है चलिए जानते हैं। तो चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट टू द पर्सन हु नेम द चेक हैज बीन इशूड। मतलब चेक एक पेपर होता है जो कि इंस्ट्रक्ट करता है बैंक को कि इतनी इतनी अमाउंट आपको पे करनी है मेरे अकाउंट से उस व्यक्ति के अकाउंट में जिसके नाम से चेक इशू किया गया है। आया समझ में? चलो अगर नहीं आया तो मैं आपको एग्जांपल की मदद से और अच्छे से समझाता हूं। ये आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है। एक व्यक्ति है एम सलीम जो कि एक शू मैन्युफैक्चरर है। तो उसे क्या करना है, एक व्यक्ति को पेमेंट करना है जिसका नाम है प्रेम कुमार जो कि एक लेदर सप्लायर है। तो सलीम क्या करता है, अपनी बैंक द्वारा दी गई चेकबुक निकालता है और एक चेक फाड़ता है। फिर वो सबसे पहले डेट डालता है, उसके बाद वो उस व्यक्ति का नाम लिखता है जिसको उसे पैसे देने हैं, यानी कि प्रेम कुमार का। उसके बाद वो अमाउंट डालता है वर्ड्स और नंबर दोनों में। अब यहाँ पर आप लोग भी एक बात ध्यान रखोगे कि वर्ड्स लिखने के बाद ओनली जरूर लिखना चाहिए। सिमिलरली इधर नंबर खत्म करने के बाद इस तरीके से स्लैश लगाकर लाइन जरूर खींचनी चाहिए ताकि सामने वाला व्यक्ति दी गई अमाउंट के साथ छेड़छाड़ ना कर पाए, मतलब अपनी मर्जी से एक आध नंबर या टेक्स्ट ऐड ना कर पाए। ठीक है, यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर होता है और भी कई सारी डिटेल्स होती हैं। इतना करने के बाद सलीम यहाँ पर अपने साइन कर देता है और प्रेम को दे देता है। चेक लेकर प्रेम जाता है बैंक के पास और चेक को जमा करता है। इसके बाद कुछ ही दिनों में जो पैसा होता है वो सलीम के अकाउंट से प्रेम के अकाउंट में शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपने चीज नोटिस की कि ये जो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई वो बिना कैश के हुई, मतलब सलीम को कैश नहीं निकालना पड़ा, सीधे बैंक टू बैंक की मनी ट्रांसफर हो गई। तो आई होप आप लोग चेक की सारी प्रोसेस समझ गए होंगे। लेकिन दोस्तों आज का जो टाइम है वो बहुत ही एडवांस है, तो लोग अपने फोन से ही डायरेक्ट एक बैंक से दूसरे बैंक में मनी ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन अभी भी कई सारे लोग प्रोफेशनल वर्क्स के लिए चेक्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। देखो इस टॉपिक में सिंपली हम ये समझेंगे कि हम जो पैसे जमा करते हैं बैंक में, बैंक उस पैसे का क्या करता है। व्हाट डू द बैंक डू विद द डिपॉजिट्स व्हिच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक। तो चलिए समझते हैं बैंक की लोन एक्टिविटी को। जैसे मान लो ये बैंक है और जो लोग बैंक में पैसे जमा करते हैं उन्हें बोला जाता है डिपॉजिटर्स। तो डिपॉजिटर्स क्या करते हैं, बैंक में पैसे जमा करते हैं। और अभी तक हमने ये तो समझ लिया कि जो लोग पैसे जमा करते हैं बैंक में, वो जब अपने पैसे वापस निकालते हैं तो उन्हें अपना पैसा तो मिलता ही मिलता है, साथ में कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी मिल जाते हैं ब्याज के रूप में। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि बैंक ऐसा क्या कर रहा है कि वो लोगों के पैसे भी लौटा देता है और साथ में थोड़ा इंटरेस्ट भी दे देता है। तो देखो बैंक यहाँ पर क्या करता है, बैंक में जो पैसा जमा होता है डिपॉजिटर्स का, बैंक उस पैसे में से थोड़े पैसे रख लेता है, यानी कि लगभग 15% रख लेता है अपने पास। इतने पैसे को बैंक अपने पास इसलिए रखता है ताकि कुछ डिपॉजिटर्स आ भी जाए अपने पैसे विड्रॉ करने के लिए तो बैंक उनकी पूर्ति कर सके। 15% इनफ होता है क्योंकि अचानक से सभी लोग एकदम से पैसे निकालने कभी नहीं आते, तो बैंक 15% पैसा रखता है अपने पास और बाकी के जो बचे हुए पैसे होते हैं यानी कि लगभग 85% उन्हें वो दे देता है बोरोवर्स को। तो बोरोवर्स वो लोग होते हैं जो लोन लेते हैं। तो बैंक क्या करते हैं, इन बोरोवर्स को थोड़े हाई इंटरेस्ट पर लोन देते हैं। मतलब जब बोरोवर लोन के पैसे लौटाते हैं तो साथ में उन्हें लोन का थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, मतलब लोन के इंटरेस्ट के रूप में कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि बैंक डिपॉजिटर्स को जो इंटरेस्ट देता है उनकी मनी के ऊपर वो बहुत कम इंटरेस्ट देता है। एग्जांपल के तौर पर मान लेते 3% देता है और बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करता है बोरोवर से वो ज्यादा चार्ज करता है, यानी कि लगभग 10 से 15% चार्ज करता है। तो समझ रहे हो, बैंक इधर कम इंटरेस्ट देता है, उधर से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो जो बीच में जो डिफरेंस आता है यानी कि जो पैसा बचता है उसे बैंक खुद रख लेता है और वही बैंक की मेन इनकम का सोर्स होता है। तो हम लिख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज्ड फ्रॉम बोरोवर्स एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर्स इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम। आया समझ? तो ये बहुत ही जबरदस्त प्रोसेस होती है बैंक की, जिसकी मदद से बैंक लोगों को इंटरेस्ट भी दे देता है, लोन भी दे देता है और साथ में खुद भी पैसे कमा लेता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। तो देखो इस टॉपिक में हम क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे कि क्रेडिट क्या होता है और क्रेडिट की दो डिफरेंट सिचुएशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रेडिट का सिंपल सा मतलब होता है लोन यानी कि कर्ज। तो क्रेडिट की अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे क्रेडिट्स यानी कि लोन इज एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। तो क्रेडिट यानी कि लोन एक एग्रीमेंट होता है जिसमें बोरोवर लेंडर से कुछ भी चीज उधार के रूप में लेता है, जैसे कि मनी, गुड्स, सर्विसेज, और प्रॉमिस करता है कि वो उस लोन को फ्यूचर में रिटर्न कर देगा। अब दोस्तों लोन लेना कई लोगों के लिए अच्छा साबित होता है और कई लोगों के लिए बेकार भी साबित होता है। तो चलो इसे और अच्छे से समझने के लिए हम दो लोगों की स्टोरी सुनते हैं। पहली स्टोरी है सलीम की और दूसरी स्टोरी है स्वप्ना की। तो सलीम की स्टोरी में क्या होता है, सलीम एक शू मैन्युफैक्चरर होता है, मतलब एक जूते बनाने वाला होता है। तो उसे एक ट्रेडर के द्वारा 3000 जोड़ी जूते बनाने का ऑर्डर मिलता है। सलीम उससे कहता है कि मैं एक महीने में सारे शूज कंप्लीट करके आपको दे दूंगा। तो प्रोडक्शन के खर्चे को मैनेज करने के लिए सलीम क्या करता है, दो जगहों से लोन लेता है। पहला वो जाता है लेदर सप्लायर के पास और उससे कहता है कि आप मुझे लेदर सप्लाई कर दो और मैं आपको बाद में पेमेंट कर दूंगा, ये वो प्रॉमिस करता है। दूसरा वो जाता है एक बड़े ट्रेडर के पास जिससे वो कुछ रुपए उधार लेता है एडवांस के रूप में और उसे प्रॉमिस करता है कि वो 1000 जोड़ी शूज के ऑर्डर को डिलीवर कर देगा मंथ के एंड तक। और दोस्तों मंथ के एंड में सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब रहता है और वो अच्छा खासा पैसा भी कमा लेता है और साथ ही जिन जिन लोगों से उसने कर्ज लिया था वो उसे भी पे कर देता है। तो यहाँ पर इस केस में हमें क्या देखने को मिला कि किस तरीके से सलीम ने लोन की मदद से प्रोडक्शन को बिना परेशानी के और समय पर पूरा किया। तो यहाँ पर हमें लोन का एक पॉजिटिव रोल देखने को मिला, यानी कि क्रेडिट ने इस सिचुएशन में बहुत ही बड़ा और पॉजिटिव रोल प्ले किया। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि लोन लेने से हमेशा फायदा ही होता है, बल्कि नुकसान भी देखने को मिल सकता है।
इसे समझने के लिए हम दूसरी स्टोरी सुनते हैं जो कि है स्वप्ना की। तो स्वप्ना एक किसान होती है जो कि अपनी 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली उगाती है। तो उस खेती के खर्चे के लिए स्वप्ना एक मनी लेंडर से लोन लेती है और प्रॉमिस करती है कि वो लोन फसल के तैयार होने पर चुका देगी। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि उसकी जो फसल होती है वो बर्बाद हो जाती है और वो लोन नहीं चुका पाती। तो ऐसी सिचुएशन में स्वप्ना क्या करती है, दोबारा लोन लेती है अपनी फसल के लिए और सोचती है कि इस बार वो पक्का लोन चुका देगी, ये वाला भी और पुराना वाला भी। पर दोस्तों ऐसा नहीं होता है, उसकी दोबारा की फसल भी इतनी नहीं निकलती कि वो अपना पिछला कर्ज भी चुका पाए। तो इस तरीके से स्वप्ना कर्ज में डूबती चली जाती है और डेब्ट ट्रैप में फंस जाती है, मतलब कर्जे के जाल में फंस जाती है। बाद में स्वप्ना को अपना कर्ज चुकाने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रूरल एरियाज में सबसे ज्यादा जो लोन लिया जाता है वो फसल उगाने के लिए ही लिया जाता है, क्योंकि फसल उगाने के लिए बीज, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इन सब में बहुत ज्यादा खर्चा होता है, इसलिए किसानों को मजबूरी में लोन लेना पड़ता है। मैं भी रूरल एरिया से ही बिलोंग करता हूं, इसलिए मैं भी काफी अच्छे समझता हूं कि फार्मर्स की क्या कंडीशन होती है और उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। फार्मर्स यूजुअली सीजन के शुरू होने पर फसल के लिए लोन लेते हैं और फसल के हार्वेस्ट होने के बाद उसे रीपे कर देते हैं, यानी चुका देते हैं। फार्मर्स लोन को चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे ये डिपेंड करता है कि फसल की कितनी कमाई हुई है। हमने स्वप्ना के केस में भी देखा था कि स्वप्ना की फसल खराब हो गई थी, इसलिए उसका लोन चुकाना लगभग इम्पॉसिबल सा हो गया था, जिसके चलते स्वप्ना को अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा था। तो यहाँ पर लोन ने यानी कि कर्ज ने स्वप्ना की अर्निंग बढ़ाने की बजाय उसकी सिचुएशन और ज्यादा वर्स कर दी, यानी खराब कर दी। तो इस केस में लोन का एक बहुत बड़ा नेगेटिव रोल देखने को मिला कि कई बार क्रेडिट या लोन लोगों को ऐसी परिस्थिति में ढकेल देता है जहां से बाहर निकलना काफी दर्दनाक होता है। तो अभी तक हमने दो सिचुएशन देखी, पहली सू मेकर सलीम की और दूसरी स्वप्ना की। सलीम की सिचुएशन लोन की वजह से पहले से ज्यादा बेहतर हो जाती है, वहीं स्वप्ना की सिचुएशन लोन की वजह से पहले से और ज्यादा बदतर हो जाती है। तो लोन लेना यूजफुल होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करता है कि उस सिचुएशन में रिस्क कितना है और लॉस होने पर सपोर्ट की संभावना कितनी है। आए समझ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टर्म्स ऑफ क्रेडिट। इस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि जब हम किसी से लोन लेने जाते हैं तो वो हमसे क्या क्या शर्तें रखता है। अब दोस्तों ऐसा तो नहीं है कि अगर हम किसी से लोन लेने जा रहे हैं तो वो हमें डायरेक्ट पैसे दे देगा बिना किसी कंडीशन के कि लो पैसे और ऐसा करो, बल्कि वो हमारे सामने कई सारी टर्म्स रखेगा, यानी कि शर्तें रखेगा, जैसे कि मुझे इतना इंटरेस्ट रेट चाहिए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, सैलरी स्लिप चाहिए, इस तरीके से तुम्हें पैसे लौटाने पड़ेंगे, ये मुझे कोलेटरल के रूप में चाहिए, इस तरह की कई सारी शर्तें रखेगा। तो ये जो शर्तें होती हैं लोन लेने के लिए उन्हें बोला जाता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट, यानी कि लोन लेने की शर्तें। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज टर्म्स ऑफ क्रेडिट, तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर कंप्राइज व्हाट इज कॉल्ड द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। आए समझ। अब इस डेफिनेशन में जो भारी भारी शब्द हैं जैसे कि इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल, डॉक्यूमेंटेशन एंड मोड ऑफ रीपेमेंट, ये क्या होते हैं इन्हें हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट क्या होती है। तो इंटरेस्ट रेट इज एन इंटरेस्ट चार्ज दैट बोरोवर पे टू द लेंडर फॉर अ लोन। मतलब इंटरेस्ट रेट एक्स्ट्रा अमाउंट होती है जो कि बोरोवर को पे करनी पड़ती है लेंडर को जब वो लोन चुकाने जाता है। जैसे मान लो मैं लोन लेने जाता हूं तो मैं यहाँ पर हो गया बोरोवर और जो लोन देता है वो होता है लेंडर। तो मैं लेंडर से 1 लाख रुपए मांगता हूं, तो लेंडर कहता है कि ठीक है ले लो, बट मुझे 10% पर ईयर इंटरेस्ट के रूप में चाहिए। मैंने कहा ठीक है मैं दे दूंगा और मैं उससे पैसे लेकर वापस आ जाता हूं। तो 1 साल बाद जब मैं पैसे वापस लौटाने जाऊंगा तो मुझे लेंडर को 1 लाख रुपए तो देने ही पड़ेंगे, साथ में उसका 10% इंटरेस्ट, यानी कि कुल मुझे 1,10,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो आया समझ में कि क्या होती है इंटरेस्ट रेट। अब हम समझते हैं कि ये कोलेटरल क्या होता है। तो कोलेटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स, लाइवस्टॉक, डिपॉजिट्स विद बैंक्स एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। मतलब कोलेटरल एक सिक्योरिटी है, यानी कि इसे हम आसान भाषा में गिरवी रखना बोलते हैं। इसे आपको और अच्छे समझाने के लिए मैं आपको फिर से एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो मैं जाता हूं एक लेंडर के पास लोन लेने के लिए कि मुझे लोन चाहिए, तो लेंडर कहता है ठीक है ले लो, पर मुझे इंटरेस्ट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ में मुझे कोलेटरल भी चाहिए, यानी कि कोई एसेट या चीज एज अ सिक्योरिटी भी चाहिए, क्योंकि क्या गारंटी है कि तुम मेरे पैसे को समय पर लौटा दोगे। अगर नहीं लौटा पाए तो मैं क्या करूंगा, मेरा पैसा तो डूब जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, अपने घर को एज अ कोलेटरल गिरवी रख देता हूं लेंडर के पास कि इनकेस अगर मैं अपना लोन वापस नहीं कर पाता हूं तो तुम मेरे घर को बेचकर अपनी अमाउंट निकाल सकते हो। तो कोलेटरल क्या होता है, कोई भी एसेट होता है जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइवस्टॉक, डिपॉजिट विद बैंक, जिनका हम यूज करते हैं एज अ गारंटी टू अ लेंडर कि जब तक हम अपना लोन नहीं लौटाते तब तक ये चीज गारंटी के तौर पर आपके पास रहे। आया समझ में कि कोलेटरल क्या होता है। अब हम देखते हैं कि ये डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट क्या होती है। नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं लोन लेने के लिए, या हम सिंपल भाषा में से पेपर वर्क भी कह सकते हैं। लास्ट हम समझते हैं कि ये मोड ऑफ रीपेमेंट क्या होता है। तो मोड ऑफ रीपेमेंट का मतलब होता है कि हमने जो लोन लिया है वो हमें किस तरीके से चुकाना है, यानी कि किस तरीके से पे करना है, इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू भरना है या फिर इकट्ठा भरना है, कैश में भरना है कि चेक में भरना है, ये मोड ऑफ रीपेमेंट होता है। तो ये सभी चीजें जो कि हमने डिस्कस की उन्हें टर्म्स ऑफ क्रेडिट बोला जाता है। अब आप लोग एक बात याद रखना कि जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट होती हैं, मतलब लोन लेने की जो शर्तें होती हैं वो वेरी कर सकती हैं लेंडर और बोरोवर के नेचर के ऊपर। मतलब लेंडर और बोरोवर का नेचर कैसा है, मतलब आप लोन किससे ले रहे हो इस पर भी डिपेंड करता है कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होंगे। जैसे मान लो एक व्यक्ति है मोहन जो कि कम पढ़ा लिखा है, उसे बैंक वगैरह की ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो एक लेंडर से लोन लेने जाता है। तो लेंडर उसके सामने टर्म्स ऑफ क्रेडिट के रूप में 60% एनुअल इंटरेस्ट रेट चार्ज करने की कंडीशन रखता है। मतलब अगर मोहन लोन के रूप में 1 लाख रुपए लेता है तो उसे 1 साल बाद 60% इंटरेस्ट रेट के चलते उसे 1,60,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे, जो कि उसके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। वहीं अगर हम एक दूसरे व्यक्ति का एग्जांपल लें जिसका नाम राम है जो कि काफी पढ़ा लिखा है, तो उसे जब लोन की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वो जाता है बैंक और बैंक में लोन के लिए अप्लाई करता है। तो बैंक उसके सामने कई सारे टर्म्स ऑफ क्रेडिट रखता है जिसमें बैंक उससे मात्र 8% एनुअल इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। सारी कंडीशन फुलफिल करने के बाद अगर राम लोन लेता है, एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं राम लोन लेता है 1 लाख रुपए का, तो मात्र 8% एनुअल इंटरेस्ट रेट के चलते जब राम 1 साल बाद लोन चुकाने जाएगा तो उसे मात्र 1,08,000 रुपए ही पे करने पड़ेंगे। तो अंतर समझ रहे हो, वहां से 60% चार्ज करना पड़ रहा था और यहाँ से मात्र 8% चार्ज करना पड़ रहा है। तो इन दोनों एग्जांपल से हमें क्या समझ में आया कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी करती हैं इस चीज के ऊपर कि हम लोन किससे ले रहे हैं। अगर हम बैंक से लोन ले रहे हैं तो वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है एज कंपेयर टू लेंडर। लेकिन कई सारे लोग, मोस्टली रूरल एरिया के लोग, बैंक से लोन नहीं ले पाते हैं क्योंकि लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें बैंक की ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, प्लस बैंक की टर्म्स बहुत ज्यादा होती है, डॉक्यूमेंटेशन भी चाहिए होता है, कोलेटरल भी चाहिए होता है और भी कई सारे रीजन होते हैं। इसलिए कई सारे लोग मजबूरी में लेंडर से लोन लेना प्रेफर करते हैं, जिसके चलते उन्हें बाद में जाकर भारी परेशानी भुगतनी पड़ती है। तो अभी तो हमने देखा कि कई सारे लोग लेंडर से लोन लेते हैं और हमने ये भी देखा कि कई सारे लोग बैंक से भी लोन लेते हैं। इसी तरीके से रूरल एरियाज में क्या होता है, कई सारे लोग कॉर्पोरेटिव से भी लोन लेते हैं। अभी कॉर्पोरेटिव क्या होते हैं चलिए समझते हैं। तो रूरल एरियाज में क्या होता है, कई सारे लोग मिलकर एक ग्रुप फॉर्म करते हैं जिसे कॉर्पोरेटिव बोला जाता है। जैसे कि किसी जगह के फार्मर्स ने मिलकर फार्मर्स कॉर्पोरेटिव फॉर्म कर लिया, बीवर्स ने मिलकर बीवर्स कॉर्पोरेटिव फॉर्म कर लिया, वर्कर्स ने मिलकर वर्कर्स कॉर्पोरेटिव फॉर्म कर लिया। इस तरीके से कॉर्पोरेटिव फॉर्म कर लेते हैं। अब इससे फायदा क्या होता है, कॉर्पोरेटिव के जितने भी मेंबर होते हैं वो सभी आपस में पैसे इकट्ठे कर लेते हैं और जिसको भी जरूरत होती है उसे बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर लोन दे देते हैं, जिससे उसका काम चल जाता है। और तो और दोस्तों कॉर्पोरेटिव्स को काफी बड़ी अमाउंट का लोन भी मिल जाता है बैंक से। कॉर्पोरेटिव्स हर चीज के लिए लोन प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट के लिए, कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर ट्रेड के लिए, मछली पालन के लिए, घर बनाने के लिए, इस तरीके के कई सारे लोन प्रोवाइड कराते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। तो इस टॉपिक में बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि फॉर्मल सेक्टर लोन क्या होते हैं और इनफॉर्मल सेक्टर लोन क्या होते हैं। तो फॉर्मल सेक्टर लोन वो लोन होते हैं जो कि हम बैंक या कॉर्पोरेटिव से लेते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होता है। बट इनफॉर्मल सेक्टर लोन वो लोन होते हैं जो कि हम मनी लेंडर से और ट्रेडर से लेते हैं या फिर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से लेते हैं। इनमें इतना ज्यादा डॉक्यूमेंट वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब हम देखते हैं कि फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट में और इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट में क्या डिफरेंस होता है। वैसे आप लोगों को मेजर डिफरेंस तो समझ में आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी हम डिटेल में समझते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट को। तो फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, जो रिजर्व बैंक होता है वो सुपरवाइज करता है जितनी भी फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन होते हैं उनकी फंक्शनिंग को। मतलब रिजर्व बैंक नजर रखता है जितने भी फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन होते हैं उनके ऊपर, जैसे कि बैंक्स और कॉर्पोरेटिव्स के ऊपर। फॉर्मल सेक्टर में काफी रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। इतना ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता कि कोई पे भी ना कर पाए। इसके लिए आरबीआई नजर भी रखती है बैंक्स के ऊपर कि वो कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं। और तो और दोस्तों, जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट होती है वो सबके लिए सेम होती है, समान होती है। किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं होता उसके रिलीजन, जेंडर और कास्ट के बेसिस पर। इसमें क्या होता है, प्रॉपर टर्म्स ऑफ क्रेडिट फॉलो करनी पड़ती है और साथ में कोलेटरल भी जमा करना पड़ता है लोन लेने के लिए। बट फॉर्मल सेक्टर में एक अच्छी बात ये होती है कि जो आरबीआई होता है वो इन चीजों पर भी नजर रखता है कि लोन ना केवल बड़े बड़े प्रॉफिट मेकर बिजनेसेस और ट्रेडर्स को ही ना मिले, बल्कि ऐसे लोगों को भी लोन मिले जो कि स्मॉल कल्टीवेटर्स हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले हैं, इनको भी लोन मिले। तो ये सब देखने को मिलता है फॉर्मल सेक्टर में। अब हम देखते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट में क्या होता है। तो इनफॉर्मल सेक्टर में आरबीआई की तरह कोई भी सुपरवाइजरी बॉडी नहीं होती है नजर रखने के लिए, मतलब किसको लोन मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, कितने इंटरेस्ट रेट पर मिल रहा है, इन सब पर कोई भी सुपरवाइजरी बॉडी नजर नहीं रखती। इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स, मनी लेंडर्स एक्सेट्रा। इसमें यूजुअली क्या होता है, लोगों से हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। और तो और इसमें टर्म्स ऑफ क्रेडिट वो भी वेरी करती है, मतलब लोन की जो शर्तें होती हैं वो अनफेयर मैनर में होती है। मतलब किसी किसी के लिए टर्म्स ऑफ क्रेडिट बहुत ज्यादा होती है तो किसी के लिए बिल्कुल भी टर्म्स ऑफ क्रेडिट नहीं होती। बेसिकली यहाँ पर हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार से प्रॉपर टर्म्स ऑफ क्रेडिट देखने को नहीं मिलता और इसमें कोलेटरल भी एब्सेंट रहता है। और तो और इनफॉर्मल सेक्टर से उधार लेना लोगों को डेब्ट ट्रैप में यानी कि कर्जे के जाल में फंसा सकता है। तो ये सब देखने को मिलता है इनफॉर्मल सेक्टर में। तो यहाँ से हमें ये तो समझ में आता है कि इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना लोगों के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है या रिस्की हो सकता है। अभी हम कुछ ग्राफ्स देखेंगे, जैसे कि आप ये वाला ग्राफ देखो। इस ग्राफ से आपको पता चलेगा कि रूरल हाउस होल्ड यानी कि गांव के लोग लोन कहां से लेते हैं। तो 2012 के डाटा के अनुसार रूरल एरियाज में सबसे ज्यादा लोन लिया जाता है मनी लेंडर से, यानी कि लगभग 33% लोन लिया जाता है मनी लेंडर से। इसी तरीके से 25% लोन लिया जाता है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी से और बैंक से, 8% लोन लिया जाता है रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से, 1% लोन लिया जाता है गवर्नमेंट से। इस तरीके से अलग अलग जगहों से लोन लिया जाता है। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि रूरल एरियाज में सबसे ज्यादा जो लोन लिया जाता है वो मनी लेंडर से लिया जाता है, जो कि चिंता का विषय है। तो इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट की समस्या को सुधारने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि जितने भी बैंक और कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज हैं इंडिया की, उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोन देने की जरूरत है, क्योंकि बैंक और कॉर्पोरेटिव ही लोगों को चीप और अफोर्डेबल लोन दे सकती है, जिसकी मदद से जो गरीब लोग हैं, मोस्टली रूरल एरिया के लोग, वो अपनी क्रॉप्स उगा सकते हैं, छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। इस तरीके के कई सारे काम कर सकते हैं। अब इससे होगा क्या कि लोग तो ग्रो करेंगे, साथ में हमारी कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट भी होगा। इसलिए कहते हैं चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। मतलब कंट्री के डेवलपमेंट के लिए लोगों को चीप और अफोर्डेबल लोन देना काफी जरूरी है। अब आप इस दूसरे ग्राफ को देखो, इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि जो अर्बन हाउस होल्ड है, मतलब शहर के जो लोग हैं, वो कहां से लोन लेते हैं, फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। चलिए जानते हैं। यहाँ पर जो ब्लू वाला पोर्शन है वो इंडिकेट कर रहा है कि कितनी % लोन इनफॉर्मल सेक्टर से लिया जाता है, और जो पर्पल वाला पोर्शन है वो इंडिकेट कर रहा है कि कितनी % लोन फॉर्मल सेक्टर से लिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्बन एरियाज के पुअर हाउस होल्ड्स को, मतलब जो गरीब लोग हैं वो कहां से लोन लेते हैं। तो 85% जो पुअर हाउस होल्ड है वो लोन लेते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से, और 15% पुअर हाउस होल्ड लोन लेते हैं फॉर्मल सेक्टर से। मतलब गरीब लोग इनफॉर्मल सेक्टर से ज्यादा लोन लेते हैं, फॉर्मल सेक्टर से कम लोन लेते हैं। इसी तरीके से अगर हम ऐसे लोगों की बात करें जिनके पास थोड़े बहुत एसेट्स हैं, जैसे कि थोड़ी बहुत जमीन का टुकड़ा है या फिर छोटा मोटा घर है, तो ऐसे लोगों में मामला लगभग 50-50 का रहता है। मतलब 53% जो लोग हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन उठाते हैं और 47% जो लोग हैं वो फॉर्मल सेक्टर से लोन उठाते हैं। ऐसे अगर हम बात करें वेल ऑफ फैमिलीज की, मतलब जिनके पास ठीक ठाक पैसा है, मतलब जिनके पास अच्छे खासे एसेट्स हैं, इनमें से मात्र 28% लोग ही इनफॉर्मल सेक्टर से लोन उठाते हैं। बाकी सभी यानी कि लगभग 72% लोग फॉर्मल सेक्टर से ही लोन उठाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें रिच फैमिलीज की, मतलब जिनके पास बहुत पैसा है, तो ये लोग सबसे ज्यादा पैसा फॉर्मल सेक्टर से ही उठाते हैं। जैसे कि मात्र 10% ही रिच फैमिलीज इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेती हैं, बाकी बची हुई सारी 90% रिच फैमिली सारा लोन फॉर्मल सेक्टर से ही उठाती है। तो अभी तक हमने जो भी ग्राफ देखे उनसे हमें क्या समझ में आता है कि जो गरीब लोग हैं वो ज्यादा लोन इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, वहीं जो रिच लोग हैं वो फॉर्मल सेक्टर से ज्यादा लोन लेते हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो फॉर्मल सेक्टर है वो अभी भी रूरल लोगों की टोटल लोन डिमांड में से आधी ही लोन डिमांड को पूरा कर रहा है। बाकी के जो गरीब लोग हैं उन्हें मजबूरी में लोन लेने के लिए इनफॉर्मल सेक्टर में जाना पड़ता है और वहां से उन्हें हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन लेना पड़ता है। इसलिए जितना ज्यादा हो सके उतना बैंक्स और कॉर्पोरेटिव्स का बढ़ना जरूरी है रूरल एरियाज में, ताकि इन लोगों की इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेने की डिपेंडेंसी कम हो सके। केवल इतने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जो फॉर्मल सेक्टर लोन्स है उनका भी एक्सपेंड करना जरूरी है, ताकि सबको फॉर्मल सेक्टर से लोन मिल सके, खास करके पुअर हाउस होल्ड्स को जो कि आज इनफॉर्मल सेक्टर पर डिपेंडेंट है। लास्ट टॉपिक है हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर पुअर्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है, व्हाई पुअर हाउस होल्ड आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। मतलब जब हमें पता है कि इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना कितना ज्यादा रिस्की है, फिर भी कई सारे जो पुअर हाउस होल्ड है, मतलब जो गरीब लोग हैं, वो अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर से लोन क्यों लेते हैं। चलिए समझते हैं इसे। तो देखो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ग्रामीण एरिया है यानी कि जो रूरल एरियाज है, उन जगहों पर बैंक्स की बहुत कमी है। और तो और दोस्तों, गांव के ज्यादातर लोगों के पास कोलेटरल भी एब्सेंट रहता है। तो ये एक रीजन है कि लोग फॉर्मल सेक्टर को छोड़कर इनफॉर्मल सेक्टर की साइड जाते हैं। रीजन ये है कि किसी लेंडर या इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना काफी आसान होता है, वही बैंक से लोन लेना काफी कठिन होता है, क्योंकि बैंक में काफी सारे डॉक्यूमेंट्स और कोलेटरल की जरूरत होती है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोलेटरल नहीं होता है तो बैंक उसे लोन नहीं देता। वही इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, लोन लेना काफी आसान होता है, क्योंकि जो लेंडर होते हैं वो बोरोवर्स को पर्सनली जानते हैं। इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि लेंडर्स बिना गारंटी के भी लोन दे देते हैं। बट इस तरह का लोन लोगों को कर्जे के जाल में फंसा सकता है। पर रूरल एरियाज के लोग करे भी क्या, क्योंकि कोलेटरल ना होने की वजह से बैंक तो लोन नहीं देते हैं, इसलिए वो मजबूरी में इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। तो गरीबों के बीच इस कर्जे की समस्या को सुधारने के लिए पिछले कुछ सालों में एक नया तरीका इंट्रोड्यूस हुआ है, जो कि है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का। अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, चलिए समझते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स गरीब लोगों के छोटे छोटे समूह होते हैं, लगभग 10 से 15 लोगों के समूह होते हैं, जिसमें सभी मेंबर सेम तरह की समस्या को फेस कर रहे होते हैं। तो ये सभी लोग मिलकर एक दूसरे की समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं। ग्रुप के सभी मेंबर मिलकर छोटी छोटी सेविंग करते हैं, मतलब सब मिलजुल कर थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं और एक पूल फंड बनाते हैं मेंबर्स की हेल्प के लिए। अब इससे होता क्या है, मान लो किसी मेंबर को लोन की रिक्वायरमेंट है, तो वो मेंबर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रुप से स्मॉल लोन ले सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी लोन का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, बट ये इंटरेस्ट लेंडर्स द्वारा लिए जाने वाले इंटरेस्ट से बहुत कम होता है। और जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं रिगार्डिंग सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज, वो सारे डिसीजन ग्रुप के सभी मेंबर मिलजुल कर लेते हैं। और दोस्तों, अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप 1 या 2 साल तक अच्छे से काम करता है, मतलब रेगुलर बेसिस पर सेविंग वगैरह करता है, तो वो ग्रुप एलिजिबल हो जाता है बैंक से लोन लेने के लिए। मतलब बैंक उस सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन भी दे देगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद से मेंबर्स का एम्पावरमेंट भी देखने को मिलता है। मोस्टली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिलाएं ज्यादा योगदान
प्रोत्साहन देती हैं। इससे महिलाएं न केवल फाइनेंशियली फ्री हो रही हैं, बल्कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स महिलाओं को प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है, जिससे सोशल इश्यूज के ऊपर भी डिस्कशन होता है, जैसे कि हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस एक्सेट्रा। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स गरीब लोगों के बीच में और महिलाओं के बीच में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद से लोगों को आसानी से लोन मिल जाता है बिना कोलेटरल के, और वो भी बहुत ही रीजनेबल रेट पर, जिसकी मदद से लोग आसानी से अपनी समस्याओं से उभर पाते हैं। ऐसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक एग्जांपल है जो कि है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश का। इसे स्टार्ट किया गया था प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस के द्वारा, जो कि ग्रामीण बैंक के फाउंडर है। इन्हें 2006 में नोबेल प्राइज फॉर पीस से भी सम्मानित किया गया था। इन्होंने क्या किया था, 1970s में सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू किया था, जो कि आगे जाकर बहुत सक्सेसफुल रहता है। 2018 में ग्रामीण बैंक में ओवर 9 मिलियन मेंबर्स थे, और ये लगभग बांग्लादेश के 81,600 विलेजेस में फैला हुआ था। इसके अंदर ऑलमोस्ट सभी बोरोवर्स महिलाएं थी, जो कि बहुत ही पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करती थी। तो इसी की मदद से उनका जो जीवन है वो पहले से बेहतर हो रहा है। पहला टॉपिक है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन और दूसरा टॉपिक है फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो चलो चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो हमारे सबसे पहले टॉपिक में हमें यही जानना है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो देखो, अगर बुक के डेफिनेशन से जाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज थ्रू द मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स, टेक्नोलॉजीज एंड आइडियाज। तो इस सेंटेंस का बेसिकली मतलब यह है कि जब दुनिया की सारी कंट्रीज आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, कैसे इंटरकनेक्टेड होती है, तो वो होती है गुड्स, सर्विसेज, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स, टेक्नोलॉजीज और आइडियाज के थ्रू। जब आपस में कोई भी कंट्री ट्रेड करती है या अपने गुड्स को शेयर करती है या अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करती है, तो इसी प्रोसेस को हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। और इस ग्लोबलाइजेशन के फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो चीज प्ले करती है वो है एमएनसीज, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज। अब मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूं, अगर कोई कंपनी यूएस बेस्ड है, यानी कि उसका हेडक्वार्टर यूएस में बेस्ड है, यूएस में वो कंपनी शुरू हुई थी, पर उसका प्रोडक्शन चाइना में है, और उसका जो मैनेजमेंट टीम है या फिर जो कस्टमर सपोर्ट है वो इंडिया में है। तो तुम देख सकते हो कैसे एक यूएस की कंपनी पर उसका प्रोडक्शन किसी और कंट्री में हो रहा है, मैनेजमेंट किसी और कंट्री में हो रहा है। तो इसी टाइप की कंपनीज को हम मल्टीनेशनल कंपनीज बोलते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल कंट्रीज में फैली होती है। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं फोर्ड मोटर्स का। जैसे कि फोर्ड मोटर्स का जो प्रोडक्शन यूनिट है वो इंडिया में है, पर फोर्ड सिर्फ अपनी गाड़ी को इंडिया में नहीं बेचता बल्कि पूरे वर्ल्ड में बेचता है। तो ये कंपनी एक एग्जांपल हो जाएगी मल्टीनेशनल कंपनी। और ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है ना, ये सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने में और फॉरेन ट्रेड करने में। अब हम देख लेते हैं कि इन एमएनसी से हमें क्या क्या फायदा होता है या फिर इन एमएनसी से क्या क्या की फीचर्स होते हैं। सबसे पहला तो ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है ना, ये डेवलपिंग नेशंस में अपना इन्वेस्टमेंट करती है, क्योंकि वहां उन्हें कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन मिल जाता है, यानी कि चीप लेबर्स मिल जाते हैं, चीप रॉ मटेरियल मिल जाता है, तो वो डेवलपिंग कंट्रीज में अपना इन्वेस्टमेंट करती है। और इससे डेवलपिंग कंट्री को क्या फायदा होता है कि उन्हें इन्वेस्टमेंट मिल जाता है, उससे उनका डेवलपमेंट का प्रोसेस भी आगे बढ़ता है, और साथ ही साथ वो डेवलपिंग कंट्रीज फॉरेन गुड्स के ट्रेड कर सकती है। और इस ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है कि पूरा वर्ल्ड आपस में इंटरकनेक्टेड होता है और सारी कंट्रीज एक दूसरे का हेल्प करती है डेवलपमेंट में, यानी कि ग्लोबल मार्केट का और प्रोडक्शन सिस्टम का इंटीग्रेशन होता है। अब हम देख लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का पूरे वर्ल्ड पे क्या क्या इंपैक्ट हुआ है। सबसे पहला ये कि कंट्रीज का आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस बढ़ गया, मतलब कि अब कोई कंट्री कोई भी खुद को सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बोल सकती है, हर कंट्री को दूसरे कंट्री से किसी ना किसी चीज को लेकर के हेल्प लेना पड़ता है। और दूसरा फीचर ये है कि ग्लोबलाइजेशन के आ जाने से गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और कैपिटल का बहुत ही फास्ट और इजी शेयरिंग हो जा रहा है, यानी कि दो कंट्रीज के बॉर्डर्स के बीच में बहुत ही इजीली गुड्स शेयर हो जा रहे हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि इससे ग्लोबल सप्लाई चेन क्रिएट होता है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कोई चीज की कमी होती है तो बहुत ही इजीली सप्लाई किया जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। मतलब कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके चलते ग्लोबलाइजेशन स्प्रेड हो रहा है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहला फैक्टर तो यह है कि इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन। देखो, पिछले 50 सालों में ट्रांसपोर्टेशन का जो टेक्नोलॉजी है ना वो काफी इंप्रूव हुआ है। इससे क्या हुआ है कि हम कोई भी गुड्स और सर्विसेज बहुत ही स्पीड में और कम पैसों में इजीली ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं, और ट्रांसपोर्टेशन के कारण ही ट्रेड का एफिशिएंसी बढ़ा है, रॉ मटेरियल्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का भी एफिशिएंसी बढ़ा है। दूसरा फैक्टर है एडवांसमेंट इन कम्युनिकेशन। जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन का इंप्रूव होना ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देता है, उसी तरह से कम्युनिकेशन का इंप्रूवमेंट भी ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देता है। और इंटरनेट के आ जाने के बाद से पूरे वर्ल्ड में कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत ही सीमलेसली, बहुत ही इजीली शेयर हो जा रहा है। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कोई न्यूज आता है, कहीं कुछ इन्वेंशन होता है, तो वो विद इन मिनट्स पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाता है, यानी कि आज के टाइम पे किसी भी इंसान से कोई भी इंफॉर्मेशन छुपा हुआ नहीं। और आज के टाइम पे ईमेल्स और वॉइस मेल जैसे फीचर्स बहुत ही कम कॉस्ट में बहुत ही इजीली हर व्यक्ति को अवेलेबल। तो ये चीजें ग्लोबलाइजेशन को और भी ज्यादा बढ़ावा देती है। इससे ग्लोबलाइजेशन पे ओवरऑल क्या इफेक्ट हुआ है कि टेक्नोलॉजी के आ जाने से इंटरैक्शन, एक्सचेंज बहुत ही इजीली हो जा रहा है, यानी कि कोई भी दो कंट्री बहुत ही इजीली आपस में कम्युनिकेट कर पाती है, कुछ भी शेयर करना होता है तो बहुत ही इजीली शेयर भी कर पाती है, और इससे ग्लोबलाइजेशन बहुत ही स्पीड में बढ़ रहा है। तीसरा फैक्टर है मूवमेंट ऑफ पीपल। अब देखो, कोई भी व्यक्ति अपना शहर या अपना देश छोड़ के क्यों जाता है और उसके क्या क्या रीजन होते हैं। तो हो सकता है वो बेटर इनकम के लिए कहीं और शिफ्ट हो रहा हो, या फिर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर एजुकेशन के लिए भी लोग अक्सर माइग्रेट करते हैं, यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं। आज के टाइम में ग्लोबल वर्ल्ड में जी रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन इतना आगे बढ़ चुका है, फिर भी कंट्री टू कंट्री माइग्रेशन बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत से कंट्री में वीजा के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बहुत सी इमिग्रेशन पॉलिसीज होती है। मतलब कि अगर तुम्हें किसी दूसरे कंट्री में जाना है एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए, तो तुम बहुत ही आसानी से नहीं कर पाते हो, तुम्हें काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, वीजा वगैरह बनाना पड़ता है, इमिग्रेशन प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। और चौथा और आखिरी फैक्टर है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। अब ये लिबरलाइजेशन शब्द का क्या मतलब है? देखो, ये तुमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है। लिबरल होने का मतलब है कि ओपन माइंडेड होना, किसी भी नई टेक्नोलॉजी को, किसी भी नई एडवांस चीज को इजीली एक्सेप्ट करना। और इस केस में लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है? दूसरे कंट्रीज के आइडियाज को, टेक्नोलॉजी को, गुड्स को अपने कंट्री में आने देना, उस चीज को एक्सेप्ट करना। आई होप तुम्हें लिबरलाइजेशन का मतलब समझ में आ रहा हो। तो लिबरलाइजेशन का बेसिकली यही मतलब होता है कि अगर कोई भी कंट्री बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव ट्रेड बैरियर ना लगाए, मतलब ये कि दूसरी कंट्रीज को भी अपने कंट्री में आके फैक्ट्री सेटअप करने का, प्रोडक्ट बनाने का अगर अलाउ कर दे, तो उसी चीज को हम लिबरलाइजेशन बोलते हैं। तो लिबरलाइजेशन को डिस्कस करने से पहले हम ट्रेड बैरियर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रेड बैरियर्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है, और हर बार ट्रेड बैरियर का नुकसान ही हो ये जरूरी नहीं है। जैसे इंडिया के केस में जो चाइना से इंपोर्ट होने वाले टॉयज हैं, उन पे काफी हेवी टैक्स लगाया जाता है, जिससे कि चाइना से इंपोर्ट होने वाले जो टॉयज होते हैं वो काफी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। और इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर, यानी कि अपने ही कंट्री के जो टॉयज बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए कंपटीशन कम होता है, और साथ ही साथ वो कम दामों में भी हमारे मार्केट में अवेलेबल होता है। और इससे प्रोडक्ट का क्वालिटी भी रेगुलेट होता है, जिससे कि हमारी लोकल इंडस्ट्री जो होती है उन्हें प्रोटेक्शन मिलता है। इंडिया में इंडिपेंडेंस से लेकर के 1980s तक काफी हेवी ट्रेड बैरियर था, हमारे कंट्री में बिल्कुल भी लिबरलाइजेशन नहीं था। और देखो, उस समय पे जो ट्रेड बैरियर लगाया गया था ना, वो ये सोच के लगाया गया था कि इंडिया की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उन्हें प्रोटेक्शन मिलेगा, वो अपने सामान बेच पाएंगे, उन्हें ज्यादा कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ेगा। और उस समय इंडिया में मशीनरीज, फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम के इंपोर्ट्स पे भी काफी हेवी रिस्ट्रिक्शंस थे। तुम ये भी कह सकते हो कि वो ऑलमोस्ट बैंड ही थे। और इसी टाइप के ट्रेड बैरियर्स डेवलप्ड कंट्रीज में भी लगाए गए थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पर। इंडिया में 1991 के बाद कुछ रिफॉर्म्स आए ट्रेड बैरियर्स को लेकर, और हमारे मार्केट को और भी ज्यादा लिबरल बना दिया गया। हमारे कंट्री के लॉज में बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए गए जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काफी अच्छे थे, और उन्हें इंडिया में इनवाइट किया जा रहा था
था इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और इससे क्या फायदा हुआ कि हमारे जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स है, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन्हें मौका मिला इंटरनेशनल इंडस्ट्री से कम्पीट करने का और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और एफिशिएंसी बढ़ाने का। लिबरलाइजेशन के बाद उसके क्या क्या इफेक्ट्स हुए, अब हम वो एक एक करके देख लेते हैं। देखो, लिबरलाइजेशन के बाद कोई भी गुड्स या सर्विस बहुत ही फ्रीली इजीली कंट्री में इंपोर्ट किया जा सकता था या फिर इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट किया जा सकता था। दूसरा पॉइंट यह है कि फॉरेन कंट्रीज को परमिशन मिल गया था इंडिया में फैक्ट्री सेटअप करने का। तब इंटरनेशनल कंट्रीज इंडिया में आकर के अपना ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर रही थी। और लिबरलाइजेशन आने के बाद जो गवर्नमेंट थी वो कंपनीज की पॉलिसी में इंटरवीन करना बंद कर दी, यानी कि वो कंपनीज की पॉलिसीज में दखलंदाजी नहीं करती। अब हम देख लेते हैं आउटकम्स ऑफ लिबरलाइजेशन, यानी कि लिबरलाइजेशन से क्या क्या फायदे हुए। तो इसके 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडियन मार्केट में लिबरलाइजेशन आने के बाद काफी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिला हमारी कंट्री में। हमारी कंट्री में एफडीआई बढ़ गया, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, यानी कि अब फॉरेन कंट्रीज हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रही थी। इससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी और मार्केट एफिशिएंसी भी बढ़ गया। दूसरा पॉइंट है एनहांस कंपटीशन। जो अब इंडियन मैन्युफैक्चरर जो इंडियन इंडस्ट्रीज थे उन्हें काफी ज्यादा कंपटीशन फेस करना दूसरी कंट्रीज के कंपनीज। इससे क्या हुआ कि जो इंडियन कंपनीज जो पहले शायद लो क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही होंगी, बाहर की कंपनी से कंपटीशन मिलने के बाद उन्हें भी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को काफी ज्यादा बढ़ाना पड़ा। तीसरा पॉइंट है ग्लोबल इंटीग्रेशन, यानी कि जो इंडियन कंट्रीज थी वो ग्लोबल मार्केट में पार्टिसिपेट कर रही थी, अपने प्रोडक्ट को वो लोग भी ग्लोबली बेच पा रहे थे। इससे क्या हो रहा था कि हमारा जो रिलेशन था बाकी दूसरी कंट्रीज के साथ वो भी अच्छा हो रहा था, वो भी स्ट्रेंथन हो रहा था। इतने सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इतना सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारण। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आखिरी पॉइंट है वो है कंज्यूमर बेनिफिट, यानी कि लिबरलाइजेशन के आने के बाद से हमें एज अ कंज्यूमर क्या क्या बेनिफिट्स हुए। तो कंपटीशन के कारण हमें ज्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स देखने को मिले, यानी कि मार्केट में बहुत ही अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स थे और अलग अलग प्राइस पॉइंट पे थे। और कंपटीशन बढ़ने के कारण सारी कंपनीज को अपने प्राइस को कंट्रोल में रखना होता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके प्रोडक्ट को बाय करें। तो इस तरह से हमें एज अ कंज्यूमर बेनिफिट हुआ। तो ये था हमारा ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी चैप्टर। बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, हमें सिर्फ 2 ही टॉपिक्स पढ़ने थे। आई होप तुम्हें हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना।